कभी ट्रैवलिंग करते वक्त स्पेशली अकेले, जो आजकल टर्म बन गया है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सोलो ट्रैवलिंग, ये सब चीज़ें टर्म्स आई हैं, आपने कभी इस चीज़ को महसूस किया कि कुछ डाउट्स आएंगे, पब्लिक क्या बोलेगी, फैमिली क्या बोलेगी? कभी ऐसा कुछ हुआ लाइफ में? सर, अगर हम शिवा की बात करें, जिन्हें एक सबसे बड़ा मेडिटेटर माना गया, तो उनकी फिलॉसफी को आप थोड़ा समझाओ सर पब्लिक के लिए कि शिवा की फिलॉसफी है क्या? तो इसी प्रकार शिव को जब हम डांसिंग शिवा के रूप में देखते हैं और वो जो नटराज की मूर्ति देखते हैं, आज स्विट्जरलैंड में जो CERN है जी। वहाँ पे भी सब उनके बाहर, जैसे स्टॉक मार्केट के बाहर बुल पड़ा होता है, तो वहाँ पे हार्डन कोलाइडर है जहाँ पे, वहाँ पे डांसिंग शिवा की मूर्ति है। क्यों? कि और शॉकिंग भी है कि आपने कहा ये कलयुग नहीं है, जिसको हम आज किसी से पूछो या किसी भी इंसान से पूछो, ये बोलेगा कि भाई ये कलयुग चल रहा है। तो इसके पीछे क्या है सर? ऐसा क्यों बोला आपने? रॉकस्टार मूवी का डायलॉग है कि जब दिल टूटता है ना तो ही संगीत निकलता है। तो मुझे ये बताइए कि ऐसा मोमेंट क्या आपकी लाइफ में आया कि जहां आपको अपने आप को ढूंढना पड़ा? इंडियन फिलोसफी या फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट की फिलोसफी को जानना है जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस में आती है, उसमें कुछ ना कुछ करे, सिर्फ 6 फिलोसफी पढ़ लें। तो क्या हम मेडिटेशन के साथ साथ एफर्मेशंस पे भी काम कर सकते हैं? तो बेसिकली वेल्थ और एबंडेंस के बारे में जो मूर्तिकार है वो थ्रू साइंस वो ये समझाना चाह रहा है फोटो के द्वारा कि जो वेल्थ है ना वो स्टेबल नहीं रहती। परमहंस योगानंदा का सबने नाम सुना है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, बड़ी वर्ल्ड फेमस है, इंडिया में भी सब लोग पढ़ते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उनकी बातें करते हैं। लेकिन 1949 में उनके जो गुरुजी थे श्री युक्तेश्वर गिरी, उनकी एक 1800s लेट 1800s में बुक आई थी द होली साइंस। जैसे लद्दाख में देखिए आप, एक है लामा यूरू, लगता ही नहीं कि आप प्लेनेट अर्थ पे हो, लगता कोई और प्लेनेट है। नुब्रा वैली है, उसी प्रकार एक चंद्रताल लेक है हिमाचल में, वो हो गई। फिर एक प्राशर लेक है, प्राशर मुनि जहाँ पे रहते थे, जहाँ से सारी एस्ट्रोलॉजी आई, वो मंडी से हिमाचल में ऊपर जाके है। तो ऐसी काफ़ी जगहें हैं। ओशो ने कहा था कि जिंदगी कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाए, एक ऐसा राज है जिसे जिया जाए। और अगर हम जिंदगी को किसी राज की तरह जीते हैं तो हर एक सफ़र एक नई कहानी सुनाता है। आज हम मिलेंगे एक ट्रैवलर और एक मेडिटेटर से, जिनकी लाइफ, जिनकी जर्नी सिर्फ जगह एक्सप्लोर करने की नहीं थी, बल्कि खुद को डीपली समझने की भी थी। It's all about finding peace in movement and chaos. तो वाइब सेट है, आओ चलते हैं और सुनते हैं उनकी कहानी। Hi sir, thank you so much for joining us. सार्थक, pleasure कैसे is आप? mine. All good. ठीक है, Lovely evening. lovely। हाँ, कैसी लगी सर जगह आपको ये? बहुत प्यारी, मैं इनफैक्ट पहली बार आया हूँ। हाँ, ये दिल्ली का एक ऐसा हब है जहाँ पे आपको कभी भी आओ, आपको हमेशा लोग मिलेंगे, चहल पहल मिलेगी। और It's quite a paradox, you know, because एग्जैक्टली सर, सोलो ट्रैवलर और इतने साल ट्रैवलिंग करने के जी। बाद अपने ही शहर में आप ऐसी जगह पे आए जहाँ पे पहली जी। बार आए इतने सालों में, तो जी आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड जी सर। लोकेशन स्काउटिंग। थैंक यू। सर, आपने जैसे अभी सोलो ट्रैवलिंग की बात हमने करी है, आपने इतना इतना कुछ घूमा है, इतना कुछ देखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कभी ट्रैवलिंग करते वक्त स्पेशली अकेले, जो एक आजकल टर्म बन गया है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सोलो ट्रैवलिंग, ये सब चीज़ें टर्म्स आई हैं, आपने कभी इस चीज़ को महसूस किया कि कुछ डाउट्स आएंगे, पब्लिक क्या बोलेगी, फैमिली क्या बोलेगी? कभी ऐसा कुछ हुआ लाइफ में? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, यू नो, ये आजकल वर्ड्स बन गए हैं, लेकिन जब जी। मैं निकला था इस जर्नी पे, तो यू नो एक इंग्लिश में कहावत है कि थिंक बिफोर यू जंप। मेरे साथ क्या हुआ कि आई जंप्ड एंड देन आई वाज लाइक, ओह व्हाट द हेल। तो ये सब हो गया, जी। उसके बाद मैंने देखा ये हुआ क्या। सो आई थिंक आई वाज लाइक अ नॉर्मल सिटी स्लिकर, अ कॉर्पोरेट पर्सन। कुछ ऐसे इवेंट्स हुए लाइफ में जो जिन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर किया जी। और दोबारा से रिफ्लेक्ट किया कि मेरे को लाइफ में करना क्या है, क्योंकि मेरे पिताजी बड़ी यंग एज में गुजर गए थे। जी। तो आई डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट, बट आई थिंक माय लाइफ पुट मी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जी। बहुत ही कम उम्र में मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं वहाँ पे गया और मेरे बड़े अच्छे 6-7 साल बीत गए कॉर्पोरेट में। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, सो कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ और
फिर कुछ जो मेरी सेविंग्स थी वो मैंने ऐसी एक दो जगह इन्वेस्ट कर दी, वो भी डूब गए। जी तो समझ नहीं आ रहा था। और मेरा ब्रेकअप भी हुआ, तो जैसे फिल्मों में होता है, तो जब जीरो से शुरू करना तो क्या करें। सो आई थॉट ओके, जी लेट मी जस्ट टेक अ sabbatical and then see, not knowing that this sabbatical will become a never ending one, तो मैं घर से तो जी निकला था 6 महीने के लिए, एक छोटा सा बैकपैक लेके, 3 किताबें लेके, और जी अपने प्रश्नों के बोझ में दबा हुआ जी 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 कि मैं कौन हूँ, लाइफ क्या है, कैसे है। जी ये अब जब मैं मुड़ के देखता हूँ, इन रेट्रोस्पेक्ट, इन हाइंडसाइट, व्हेन यू लुक बैक, तब मुझे 10 साल कैसे निकले एक तो पता ही नहीं लगा। जी मैं सिर्फ अपनी ही सर्च में था, तो बाद में पता लगा अच्छा ऐसे आदमी को सीकर कहते हैं। ओह आई वाज फिर मैंने देखा अच्छा इसको सोलो ट्रैवलिंग जी कहते हैं। बट मैं अकेला ट्रैवल इसलिए नहीं कर रहा था जी क्योंकि मैंने ऐसा प्लान किया था, बट आई थिंक जी मेरे साथ कोई करना भी नहीं चाहता, बिकॉज इट वाज अ वेरी बोरिंग वे ऑफ ट्रैवलिंग, बिकॉज हम्म आई अनलाइक माय कॉर्पोरेट years, I wasn't staying in 5-star resorts. I would take a house in a village in somewhere in the mountains, हम्म or elsewhere if I was traveling in south of India or anywhere else. तो वहाँ पे उन लोगों के साथ उनके घर में रहना, होम स्टे में, जी उनका खाना खाना, उनके कल्चर के जी साथ 3-3 6-6 महीने एक ही हम्म जगह रहना, तो उसमें और कोई आएगा भी क्यों, मतलब बड़ा बोरिंग और जी वैसा सा ट्रैवलिंग है। तो हाँ, मैं जब पीछे देखता हूँ तो सोलो ट्रैवलिंग और एक सीकर था मैं, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मैंने कुछ सोच के नहीं किया, ये बस हो गया। वाह। आपसे बात करते करते आपने हमें एक चीज़ बताई कि सोलो ट्रैवलिंग और सोलोप्रेन्योर, जो एक टर्म आपने हमें बताया अपने हाँ बारे जी, में, हाँ जी। ये इसका मतलब क्या है? सोलोप्रेन्योर किसको बोलते हैं? ऑनेस्टली बताऊँ, जैसे मैंने आपको सोलो ट्रैवलिंग और सीकर जी का बताया, सोलोप्रेन्योर भी मुझे 15 साल पहले नहीं पता था। ये जी तो जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो ऑफ कोर्स यू हैव लिमिटेड सेविंग्स, एंड ऑन एंड ऑफ व्हेन यू कम टू द सिटी, जी बिकॉज यू हैव अ गुड नेटवर्क, यू गेट सम ऑड कंसल्टेंसी जॉब्स, जी तो आप करके आप किस तरीके से आप अपना काम चला रहे हैं। हम्म बट जब मेरे को 10-12 साल हो गए और मैंने जब अपना योगा टीचर ट्रेनिंग वगैरह कर लिया, तो मुझे जी लगा मुझे योगा स्कूल खोलना चाहिए, बिकॉज 8-10 साल जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, आई वॉज रियली डूइंग फुल टाइम वॉज आई वॉज ट्राइंग टू draw parallels between the wisdom embedded in the ancient cultures of all over the world and the modern science. तो क्योंकि जब आप ऐसे क्वेश्चन अपने आप से करने लगते हैं ना, जी हु एम आई, व्हाट इज लाइफ, तो बड़ा स्वाभाविक है कि जी आप दर्शन की तरफ जा रहे हैं, आप जी फिलॉसफी की तरफ जा रहे हैं। तो या तो आप वैदिक उपनिषद या जी और जो कल्चर्स रहे हैं वेस्ट के और ईस्ट के, जी उनको देखेंगे, या आप क्वांटम फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, जो नया मॉडर्न साइंस में हो रहा है जी कि है क्या लाइफ, उसकी तरफ जाएंगे। तो क्योंकि मैंने इन दोनों के पैरेलल्स किए जी और फिलॉसफी में मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा फिर अब योगा स्कूल खोलते हैं। जी तो सोलोप्रेन्योर इसलिए सार्थक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब मैंने योगा स्कूल खोला, जी सिलेबस मैंने खुद लिखा, अपलोड मैंने खुद किया, जी उसको अप्रूव कराया योगा वाह अलायंस से, वाह मैंने फिर जगह ढूंढी, फिर वहाँ पे जगह बनाई। उसके बाद जब स्टूडेंट आते थे उनको हार बना के वेलकम भी मैं करता जी था, सुबह योगा हॉल में झाड़ू भी मैं लगाता था, लोगों की ईमेल्स को रिप्लाई भी मैं करता जी था, और जो गूगल एडवर्ड्स पे एड्स चलाते थे जी हम स्टूडेंट्स लाने के लिए, वो भी मैं रन करता था, वाह वेबसाइट भी मैंने बनाई। तो अब पीछे देखता हूँ तो वन मेरे मैन आर्मी मेरे ऐसा आदमी सोलोप्रेन्योर है। बट जी सोलोप्रेन्योर अगर आज के टाइम में कहें तो उन लोगों को कह सकते हैं, हम्म, फ्रीलांसिंग का ज़माना है, जी सारे ऑनलाइन टूल्स आ गए। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, शॉपिफाई पे जाएं, जी साइट बनाएं और आपका काम शुरू, तो इसलिए वो सोलोप्रेन्योर है। तो ऐसे है, लेकिन मैंने सोच के नहीं किया था। जी। तो सर अभी आपने किस उम्र में अपना घर छोड़ा सोलो ट्रैवलिंग के लिए? लगभग 26 साल की उम्र में। अच्छा मैं पहले काम करता था, मैंने बड़ा जल्दी काम शुरू कर दिया। लाइक जी आई सेड अर्लियर, जी लाइफ पुट मी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। एक अपॉर्चुनिटी आई, खुद जी लाइफ ने मुझे कुछ ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट किया। जी एक जापानीज मल्टीनेशनल थी जो इंडिया में आई, जी और उनके एंटर होते ही मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई, एंड बिकॉज आई वाज गुड इन इंग्लिश, हिंदी, इन माई जी कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता था। वो 6-7 साल बहुत अच्छे बीते। जी तो मैं बड़ी जल्दी 19-20 साल की उम्र में काम पे लग गया था, वाह और उसके बाद 25-26 में मेरे साथ प्रॉब्लम्स आई, जी और काफ़ी चीज़ें हुई, फिर उसके बाद मैं निकल गया। सो आई थिंक अराउंड 26-27। सर अभी आपने कहा प्रॉब्लम्स आई, तो प्रॉब्लम्स ट्रैवलिंग के टाइम भी पक्का आई होंगी कहीं ना कहीं। आपको ऐसा लगा होगा कि फाइनेंशियली या फिर कुछ सिक्योरिटी वाइज आपको कोई कोई अपना कोई ऐसा कोई टाइम पीरियड शेयर करो जैसा कोई एक्सपीरियंस आपको हाँ, लगा जब मैं एक्चुअली निकला था, हो? जी तो ऑनेस्टली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं चीज़ों में कि इतना हम सेल्फ रिफ्लेक्टिव होके देख ही नहीं पाते कि बेसिकली हम कौन है, लाइफ में क्या करना है, और
बस चीज़ें हो रही हैं और हम उस पर रिएक्ट करते जा रहे हैं। जी मेरे साथ हुआ ये था कि मैं एक्चुअली साउथ एक्स में एक जगह होती थी लिजर्ड लाउंज, तो मेरे दोस्त थे डीजे ना कुछ जी दिल्ली में, जी तो मैं तो बस कैजुअली एक दिन बड़ा परेशान होकर ना, यार दफ़ा कर, वीकेंड है, पार्टी मार के आते जी हैं। मैं अपना निकला, गाड़ी लगाई, मैं ऊपर जी गया, तो मैंने बाहर से बियर उठाई और जी मेरा दोस्त डीजे था, उसने पता नहीं मेरे मुंह में गोली डाली, मैंने बियर पी और आधे घंटे बाद मैं फ्लोर के बीच में जी था। मुझे नहीं पता वो क्या था कैसे था, लेकिन वो उस चीज़ ने मुझे ऐसा ज़ीरो कर दिया कि मैं ऑलमोस्ट 4 hours आई वॉज जस्ट डांसिंग एंड I don't know what happened, and when I came back to my senses, I was sitting in my car to go back home. There was some realization. I became zero, you know. एकदम सब कुछ heaviness जो है वो गिर गई और मेरे को एकदम ऐसा लगा कि यार मुझे ना ब्रेक लेना चाहिए। मैं जल्दी में चाह रहा हूँ लाइफ में जी कि कुछ ट्रांजिशन के चक्कर में जी मैंने ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, तो ऐसा करके मुझे एकदम लगा कि मुझे जाना चाहिए। और ऑफ कोर्स मुश्किल था क्योंकि आप गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, आप 5 स्टार्स में घूमते हैं, ट्रू तो मेरा लाइफस्टाइल ऐसा था कॉर्पोरेट के जी अंदर, जी तो एकदम सब सारी सिक्योरिटी छोड़ के चले जाना, जी तो बड़े सवाल मन में आते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जी होता ही है ना, फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट, जी फियर ऑफ फेलियर, थिंग्स लाइक दैट। जी तो समहाउ मैं इनको ओवरराइड कर पाया उस रात के बाद, वाह नहीं तो वो मुझे रुकावट बन रहे थे जाने में। तब मैंने एक तरह से ना वो सरेंडर दिखाया। तो मैं झूठ होगा अगर मैं ये बोलूंगा जी मैंने बड़ी प्लानिंग करी, जी मैंने सारे तिगड़म लगाए कि हाँ 6 महीने निकल जाएंगे, कुछ नहीं किया मैंने। हाँ मैंने बस ईश्वर का नाम लेके ना जी सरेंडर किया जी दैट यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ मी। जब जिस भी गुरु को, जिस भी आप ग्रंथ में जाओ, सारे यही कहते हैं जी कि आंसर आपके अंदर है, जी तो उसको फॉलो क्यों नहीं करें। मैंने कहा जब अंदर ही है तो अंदर अपने आप देख लेगा। आई जस्ट जम्प्ड, बस हुआ ये दैट यूनिवर्स डेफिनेटली रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली। एवरी टाइम आई फेल्ट दैट आई needed something to keep moving on, जी some opportunity or the other came along, but वाह। planning मैंने नहीं करी थी। हमें बताया गया कि आप एक बहुत बेहतरीन ऑथर भी हैं, एक राइटर भी हैं। तो ये आपकी जो जितना आपने अपने आज तक की लाइफ में जितना घूमा है, इतने इतने लोगों से मिले होंगे, इतने नए एक्सपीरियंस जिए होंगे, तो आपके हिसाब से वो सारे एक्सपीरियंसेस आपकी राइटिंग में कहीं झलकते हैं? आपने वो कैसा इम्पैक्ट किया गया हो? नेचुरली वो तो स्वाभाविक है, जी आप वही लिखेंगे जो आपने एक्सपीरियंस किया या फील किया है, जी तो वो रिफ्लेक्ट करता ही है। जी तो ऑटोमेटिकली आई थिंक मेरी 2 लाइफ की जर्नी बन गई, क्योंकि एज अ सीकर आप निकले बिना किसी जी लाइफ पर्पस या किसी गोल के कि मैं इसलिए कर रहा हूँ। जैसे आज अगर कोई सोलो ट्रैवलिंग करता तो वो बिल्कुल प्लानिंग करके कर रहा है कि जी वो इट्स इन वोक दीज डेज, जी ये बड़ा कूल है करना, और मैं जाऊंगा तो मैं शायद वो पे व्लॉग बनाऊंगा। हाँ तो आज लोग प्लान करके कर रहे हैं। जी मैं जब निकला था तो कोई फोन वोन, तब स्मार्टफोन भी नहीं होते जी थे, आप तो बस अपने क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए निकल गए। जी तब मैं वो जो चीज़ें करता रहा, मैंने बड़े सारे मेडिटेशनल कैंप्स किए, चाहे जी वो फिर 2004-5 में ओशो के थे, उसके बाद विपश्यना किया 2 बारी, ज़ेन, तुशिता, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी, और फिर वो अंदर से भी एक स्टिलनेस और वो विटनेस आता रहा और सब कुछ होता रहा। तो मैं इतना अंदर से भरा हुआ था, कुछ चीज़ आप देख रहे हैं, अरे नहीं 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 यार, हम जल इसलिए नहीं देते सूर्य को, अरे गंगा 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 में डुबकी से, जो बचपन से आप जिस कल्चर में पैदा हुए हैं, आप जी बस चीज़ें कर रहे हैं, जी जान के नहीं, जी मान के, क्योंकि मम्मी पापा ने क्या कर दो, दादा दादी कह रहे हैं कर दो। तो जब इन सबके आंसर्स आपको वैज्ञानिक तौर पे मिलने लगे, तो मैं इतना भरा हुआ था, अब कैसे शेयर करूं। अब उसके लिए मुझे मीडियम चाहिए था, जी तो मैंने फिर राइटिंग भी पढ़ी। मैंने श्री अरबिंदो आश्रम जो है यहाँ पे आईआईटी के पास, अच्छीनी के पास, दिल्ली में ही, जी साउथ दिल्ली में, वहाँ से पहला कोर्स किया हाँ। क्रिएटिव राइटिंग। एक मैंने बेंगलोर में कोई टीचर होते जी थे, उनसे ऑनलाइन किया था 2011 में। जी उसके बाद मैंने विस्लिंग वुड से स्क्रीन राइटिंग पढ़ी, वाह वो भी बड़ी स्वाभाविक थी, क्योंकि हीरोज जर्नी में जोसेफ कैम्पबेल पढ़ रहा था, उससे अपने आप को बड़ा रिलेट करता था कि सक्सेस हुआ, फिर कुछ हुआ लाइफ में, फिर आप रिडम्पशन, ये सारी चीज़ें। तो मेलेनी एन फिलिप्स एक अमेरिका में है, बहुत बड़े स्क्रीन राइटिंग टीचर हैं, जी उनकी थ्योरी है ड्रामेटिका प्रो, मैं वो पढ़ने लगा, फिर विस्लिंग वुड से किया। फिर एक अमित वर्मा है, उनका बहुत बड़ा पॉडकास्ट है इंडिया में, द सीन एंड द अनसीन, उनका एक कोर्स है आर्ट ऑफ क्लियर राइटिंग, आई थिंक 2018-19 में मैंने वो किया। फिर रिसेंटली मैंने भी 1-2 साल पहले हार्वर्ड से कोर्स किया, वाह आर्ट ऑफ परसुएसिव राइटिंग। तो ये जो मैंने इसलिए सीखा ताकि जो जो मेरे अंदर भरा हुआ है, जी इसको व्यक्त करने के लिए मेरे को मीडियम आ जाए, तो इसलिए मैं वो राइटर भी हो गया और फिलोसोफर भी हो गया, तो दोनों चीज़ें। तो सर इसी जर्नी में आपके एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं हम, तो लाइफ पर्पस कैसे बदला फिर?
यार मैं इसमें भी क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा लाइक एक इंग्लिश में फिर से कहावत है, जी यू नो, थिंग्स दैट हैपन आर बिगर देन थिंग्स दैट यू डू. So these things kind of like happened to me, you know. Genuinely, I had some questions. जी I think it all started when my father passed away in a very young age. हम्म, तो मैं महज 12-13 साल का था, वो जी। पंजाब बिजनेस सिलसिले से गए थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, तो जब उनकी बॉडी को लाए तो मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाया हुआ क्या. मेरा रोना भी नहीं निकला, मुझे समझ नहीं आया कि करना ये मतलब वाई मी, यू नो. जी तो वो कहीं ना कहीं जो एक ट्रॉमा था वो कहीं आपके अचेतन मन में दब गया, सबकॉन्शियस में बरी हो गया. कोई काउंसलिंग नहीं, कुछ नहीं, बस वो दबा रहा. जी बट लाइक आई सेड, जी लाइफ वॉज काइंड. जब मैं स्कूलिंग मेरी हुई तो मेरे को बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जी और मैंने बड़ा ही अच्छा पैसा कमाया उस टाइम पे. हम्म, मेरी मदर थी, 2 सिस्टर थी, तो यू नो आई कुड टेक केयर ऑफ माई फैमिली एंड एवरीथिंग. जी तो वो पर्पस यही है कि पहले भी प्लान नहीं किया था. आई थिंक लाइफ वॉज काइंड और एकदम जी आप पहुंच जाते हैं. और आई थिंक ये अधिकतर जी। काफी लोगों के साथ होता है. जी जब हम छोटे होते हैं तो हमारी एस्पिरेशंस हमें लगता है अंदर से आ रही हैं, बट माइंड एक रिकॉर्डर है. जी जो हम बचपन में देखते हैं टीवी पे, जो सुनते हैं अपने आसपास के समाज में, वही चीज़ें हमारे बिलीव्स बन जी। जाते हैं और हैबिट्स बन जाती हैं. और उन्हीं हमारे सपने जी। भी कहीं ना कहीं उनसे ही रिलेटेड होते हैं. जी जिनको हमने देखा जी वो लाइन अलग अलग हो सकती है. जी तो पहला जो मेरा लाइफ में सक्सेस आया जो कॉर्पोरेट था, वो इट वॉज वेरी सिचुएशनल. बिकॉज आई हैड टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, आई हैड टू स्टार्ट वर्किंग अर्ली. सो वट एवर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इन माई लाइफ, आई वेंट फॉर इट. दिस टाइम आई हैड अ चॉइस, यू नो, आई टुक अ ब्रेक. लेकिन ब्रेक लेने के बाद, आपका सवाल अच्छा है, मैंने कोशिश ज़रूर करी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा. मुझे लगा कि यार मेरे को ना, कई बार जब मैं दिल्ली आता था घर पे, तो अब मेरे को 10-15 साल हो गए थे ये सब रिसर्च पढ़ते हुए, और मेरे से रहा भी नहीं जाता. कई बार डिस्कशन में बैठे हैं तो मेरी मम्मी के जानकार या कोई रिश्तेदार आया है, तो वो जब भी बात करते थे, कुछ शिवजी, विष्णु और कुछ टीवी सीरियल शनि का आया, तो ऐसी बातें होती थी. तो मैं वहाँ पे शुरू हो जाता था कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश क्या होता है, ट्रिनिटी क्या होती है, एटम क्या है. तो मैं उनको साइंस की तरह समझाने लगता था. वो सुनते रहते थे. तो उन्होंने भी जब 2-4 बार सुना मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स, वो कहते यार सिद्धार्थ, ये तुम वैसे ही धक्के खा रहे हो लाइफ में. तुम एक अपना यू नो भगवे पहनो, टिक्का शिक्का माला पहनो, इधर से संस्कृत अच्छी बोलते हो, संस्कृत का श्लोक बोलो, जी इधर से इंग्लिश में समझाओ, तुम्हें तो दुनिया आगे लग. बट मेरी ना वो कॉन्शियस अलाउ नहीं करती. मतलब मुझे दुकान नहीं खोलनी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मैंने पाया, भाई मुझे चाहिए था, मैंने ले लिया. जी सब अवेलेबल है, इसी संसार में है और आपके अंदर है. आपकी भूख होगी, आपकी प्यास होगी, आपको भी मिल जाएगा. लेकिन मैं दुकान खोल के बैठ जाऊँ, हाँ जी मैं दूंगा, वो मेरी ना कॉन्शियस अलाउ नहीं करती. और जी। मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला, एक दोस्त ने, काफ़ी रिच है, उनकी लगभग 100 एकड़ ज़मीन है दिल्ली बॉर्डर के पास, जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, स्ट्रीट स्मार्ट बहुत है, मेरी तरह नहीं है. तो वो मुझे कहते थे कि सिद्धार्थ, आपको इतनी नॉलेज है ना, जी अगर आपके जितना हमें पता होता तो हम तो अंधों में काना राजा बनना होता है, जी 2 गाड़ी आगे लगाते 2 पीछे. तो पहला पार्ट मेरे आंसर का कि मेरे से वो नहीं हुआ कि बाबा बन जाओ और यू नो अब आप जी। बोलते हो सारी बातें, हिंदी संस्कृत और योगा दर्शन सब पढ़ाते हो, मेरे से वो नहीं हुआ. दूसरा मैं कहा चलो कॉर्पोरेट में चलते हैं. जी वापिस मैंने 1-2 प्रोजेक्ट जब कॉर्पोरेट के पकड़े, मैंने रियलाइज किया यार हायरार्की बहुत ज्यादा है. मतलब हाँ, एक काम के लिए 10 बंदे पीछे लगे हुए हैं. मान लो मेरे पर राइटिंग प्रोजेक्ट आया, क्लियर इंस्ट्रक्शंस आई, सोर्स जी कंटेंट आया, सब कुछ किया, आज किसी को दिखाया, उसने कुछ बोला, कह रहे अभी ना वो आएंगे तो उनका फीडबैक लेके. 2 दिन बाद वो आए, उन्होंने कुछ बोला, आपको यस सर ये करना ही नहीं था, वो अच्छा हमें पता नहीं था. मतलब मुझे लगता था यार एक काम के लिए इतने सारे लोग, और बड़ा मुझे हायरार्की लगती थी. जी और बड़ी पॉलिटिक्स भी है, यू नो. वहाँ पे क्या होता है कि आपने बॉस को खुश करते रहो ऊपर. जी आई एम नॉट जजिंग एंड पुटिंग एवरीबडी इन वन फ्रेम, बट मोस्टली इट इज लाइक दैट. एंड आई वाज वेरी ट्रूथफुल, यू नो, जो है सामने है. जी मेरे को आप 5 लोगों का काम दे दो, लेकिन ना काम तरीके से करो. ये नहीं एक काम हो रहा है, 5 दिन का टारगेट है, 15 में हो रहा है. जी तो वहां भी मुझे अटपटा सा लगा. जी इसलिए फिर मैंने दोनों चीजें करने के बाद योगा स्कूल खोला कि हाँ चल योगा फिलॉसफी पढ़ाते हैं, मुझे मजा भी आता है. तो दैट वाज द थिंग. सर, आपने बुक लिखी है मेडिटेशन मैवरिक, इसका अर्थ क्या है? मैवरिक एक्चुअली एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल. वो आदमी जो भीड़ से हटके कुछ काम करता है, अलग तरीके जी। से करता है. तो बेसिकली क्या है कि मेडिटेशन और योगा कोई आजकल सिखाने वाले ना पिछले 10 साल में बहुत हो गए. और लेकिन मैंने ये बुक क्यों लिखी कि उसके 2 कारण थे. एक तो ये मेरी एक्चुअली बुक्स और भी काफ़ी सारी हैं जो मैं असली में कहना चाहता हूँ, और जो मैंने रिसर्च की है वो भी आने वाली हैं. लेकिन ये बुक मैं कोर्स किया था, एक बूट कैंप एक कोर्स था,
जिसमें 3 हफ्ते में दे टीच यू हाउ टू पब्लिश, बिकॉज लिखना एक बात है बट पब्लिश कैसे करते हैं वो दूसरा है। जी तो इट वाज पार्ट ऑफ द कोर्स, उनकी एक रिक्विजिट थी कि आप अपनी बुक भी लिखेंगे और पब्लिश भी करेंगे। तो मैंने एक जी। सब्जेक्ट उठाया जिसके बारे में मुझे नॉलेज थी, तो मैंने कर दिया। लेकिन अभी और बुक्स जो है वो आनी है, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं। एक तो ये इसलिए करी बुक, जी और मैवरिक इसलिए आया क्योंकि मुझे आज भी याद है, लगभग आई थिंक 2008 की बात थी और मैं वही अनएम्प्लॉयड था। मैं दिल्ली आया हुआ था पहाड़ों से वापस। तो मेरी सिस्टर ने एक ट्रेनिंग कंपनी चलाती थी, ह्यूमन फैक्टर। तो वो लोग कॉर्पोरेट्स में जाकर ट्रेनिंग करते थे, एक्शन न्यूट्रलाइजेशन और बिहेवियरल और एटीट्यूडनल ट्रेनिंग। तो उनके लिए हैदराबाद में कोई ट्रेनर चाहिए था। अब वही है कि घर में है तो पूछा भी नहीं उन्होंने, कोई ट्रेनर उनको मिला नहीं, उन्होंने मेरे से बिना पूछे मेरी टिकट करा दी। और मुझे फ़ोन आता है कि सिड तू जा रहा है, तेरे को ट्रेनिंग करनी है और ऐसे ऐसे जी। तेरे को मैं भेज रही हूँ। मैंने कहा यार मैं, लेकिन एनीवे कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे जाना पड़ा। जी मैं हैदराबाद में ना ट्रेनिंग कर रहा था। अब जो कंटेंट है ट्रेनिंग का जी। वो तो चल ही रहा है, जी जो भी 2-3 हफ्ते की ट्रेनिंग थी। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, तो मैंने को लगा एक ना माइंडफुल एक्सरसाइज करानी चाहिए कि सब्जेक्ट से हटके, ताकि थोड़ा सा उनके अंदर एक जी माइंडफुल वो हो और अपनी स्किल सेट को अच्छा कर पाएं। तो मैंने एक एक्सरसाइज कराई जिसमें आंखें बंद करानी थी। तो मैंने ग्रुप को एड्रेस किया एंड आई रिक्वेस्टेड एवरीबडी टू क्लोज देयर आइज एंड सो दैट आई कुड डू अ लिटिल गाइडेड मेडिटेशन। तो मैंने नोटिस किया सबने आंखें बंद करी, लास्ट में एक लड़की बैठी थी, उसने आंखें बंद नहीं करी। तो मैंने उसको बोला इंस्ट्रक्शंस देते हुए कि कैन यू प्लीज क्लोज योर आइज। उसने फिर भी नहीं करी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार कमाल है, मैं बोल रहा हूँ तब भी ये जो फैसिलिटेटर है उसकी बात ही नहीं मान रही ट्रेनर की। तो मैंने उसको दोबारा से इशारा किया, उसने फिर भी नहीं किया। तो उसके बाद ना मैं क्यूरियस था काफ़ी, मैं उसके पास गया, मैंने बड़े पोलाइटली पूछा, मैंने कहा इज एवरीथिंग ओके, आई वाज आस्किंग यू टू क्लोज योर आइज। यू टू माय सरप्राइज शी स्टार्टेड क्राइंग, शी हैड टीयर्स इन हर आइज। मेरे को लगा यार ये क्या हुआ। तो उसने बोला कि सर मैं आंख बंद ही नहीं कर सकती, जैसे ही आंख बंद करती हूँ मेरे को डिजीनेस लगती है और मेरे को एंग्जाइटी हो जाती है। तो मुझे लगा यार ये क्या सीन है। अब क्या कई बार क्या होता है कि मेरे लिए चीज़ें आसान थी, क्योंकि मेरे लिए भी शुरू में आसान नहीं थी, क्योंकि मैंने वो ओशो की एक्टिव मेडिटेशन कर ली थी। तो स्टिलनेस वाली मेडिटेशन के लिए मेरा बेस तैयार हो गया। नहीं तो पहले मैं भी नहीं बैठ पाता था जब मैं छोटा था, बट अब क्योंकि मेरे पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस और मेरा, तो मुझे लगता था आंखें बंद तो यार कोई 2 मिनट के लिए कर ही सकता है। तो जब मुझे पता लगा कि यार ऐसे लोग भी हैं, और स्पेशली जो वो लोग हैं डे टू डे रोजमर्रा के जीवन में बिजी लोग अपनी जॉब्स में, दे डोंट हैव द टाइम टू टेक स्पेशली 6 months ऑफ एंड गो फॉर अ रिट्रीट एंड एक्चुअली लर्न द आर्ट। हाँ, और काफ़ी लोग हैं वो करते हैं। अगर आपको वो करना है डेफिनेटली उसके लिए और भी एडवांस आर्ट्स हैं, कुंडलिनी जागरण, ब्रेथ मेडिटेशन, साउंड मेडिटेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसका कोई अंत नहीं है, वो एडवांस प्रैक्टिसेस हैं। बट सबसे पहले उन प्रैक्टिसेस में जाने के लिए आप अपना विटनेस एलिमेंट तो बढ़ाओ, जो अंदर आपका, क्योंकि गाड़ी का भी ड्राइवर कौन है, माइंड है, वो रिएक्शन मोड में चली जा रहा है। आप चेतन होके आप ड्राइविंग सीट पे आओ ताकि आप अपने माइंड को गाइड कर पाओ। तो जो विटनेसिंग एलिमेंट है आपका, जो आप वो जो कॉन्शियस, दैट यू आर कॉन्शियस ऑफ योर माइंड एंड बॉडी एंड देन यू कैन यूज योर माइंड एंड बॉडी टू कॉन्शियसली क्रिएट योर रियलिटी। तो वो उस कॉन्शियस एलिमेंट को जगाने के लिए, विटनेस एलिमेंट को जगाने के लिए मैंने बड़े ही बिगिनर्स के लिए किताब लिखी। इसमें मैंने कोई बड़ी बड़ी टेक्निक्स नहीं करी कि आप सिंपली इसको पहले यहाँ कैसे पहुंचे, पहला पड़ाव। हाँ, एक बार फाउंडेशन बन गई, फिर अब आप आगे एडवांस प्रैक्टिसेस में जाइए। तो इसमें मैंने बड़ी सिंपल 3 टेक्निक्स शो करी हैं जो कहीं किसी और बुक में नहीं मिलेंगी। बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, वो तीनों चीज़ें करके, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं, मेरे काफ़ी रिलेटिव्स भी हैं और जानकार भी हैं, कम उम्र के भी, ज़्यादा उम्र के भी, सब यही कहते हैं कि यार मेडिटेशन हमसे तो होती नहीं। तो जो ऐसे लोग हैं ना, उनके लिए किताब लिखी थी मैंने, बिगिनर्स के लिए। और मैवरिक वो है जो अनकंडीशनल है। तो एक अनऑर्थोडॉक्स तरीका जिसके अंदर मैंने समझाया कि माइंड बेसिकली होता क्या है, इमोशंस होते क्या है, उससे लड़ना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करके, ओवरकम करके, और कैसी 3 सिंपल सीक्रेट्स लगा के आप धीरे धीरे अपने लाइफ में ये विटनेसिंग एलिमेंट को पैदा कर सकते हैं। तो ये बुक का पूरा निचोड़ था। बहुत खूबसूरत सर। उस किताब में ना एक चीज़ मैंने ओवर किया, टू बी ऑनेस्ट, मैं पूरी नहीं पढ़ पाया। उसमें आपने जिक्र किया है एक चीज़ का कि अपने कियोस्क को एम्ब्रेस करें। जी 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 जी। तो ये आज के टाइम में एक हम
देखते हैं कि हम एक बहुत फास्ट पेस लाइफ जी रहे हैं, लोगों के पास टाइम 24 घंटे सबके पास में, लेकिन वो उसको बांट नहीं पाते। वो Right. एक chaotic लाइफ अभी तक जी रहे हैं, अपने ऑफिस के घर के ऑफिस के कामों में, फिर घरों के कलेशों में, सब में। तो इसका आपकी बुक के जरिए आपको वो करेज कहाँ से आया कि मैं ये केओस को एम्ब्रेस करूं? केओस एम्ब्रेस इसलिए क्योंकि ना हम सोचते हैं कि हमें उससे लड़ना है, कि जो माइंड में थॉट्स आ रहे हैं ये हम उसको कैसे बंद करें। सो दी अतिक्रमण एक संस्कृत वर्ड है जिसको ट्रांसेंडेंस कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। दैट हैपन्स नॉट बाय फाइटिंग इट बट बाय एक्सेप्टिंग इट। जब आप देखो ना, एक बड़ा अच्छा आपको डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, मज़ा आएगा एक एग्जांपल के तौर पे, ताकि हम अपने आप को समझ पाएं कि हम एनालॉजी लगा के कंप्यूटर की, हम भी एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है, ह्यूमन बींग्स। मान लीजिए इस पार्क में आज हम आए हुए हैं, ब्लैक की जगह मैंने अगर मान लीजिए लाल ड्रेस पहनी होती और लाल को देख के कोई सांड मेरे पीछे लग जाता, तो अब क्या मैंने क्या देखा कि सांड मेरे पीछे लग गया। अब तो जो रिकॉर्ड किया, जो इवेंट रिकॉर्ड किया वो माइंड ने किया, वो रिकॉर्डिंग फैकल्टी है। फिर इंटेलेक्ट, बुद्धि, मन, अहंकार, बुद्धि, चित्तम, ये 4 डोर्स हैं। तो बुद्धि जो वो इंटेलेक्ट है, वो क्या कहती है, अच्छा अब क्या करूं, भागता हूं। बुद्धि कहती है तू पेड़ पे चढ़ जा, सांड थोड़ी पेड़ पे चढ़ सकता है। और ओनिंग फैकल्टी है ईगो, कि किसके साथ हुआ, लाल कपड़े किसने पहने, सांड किसके पीछे, मेरे साथ। तो माइंड रिकॉर्डिंग फैकल्टी, ईगो ओनिंग फैकल्टी, मेरे साथ हुआ। बुद्धि डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी, जो हुआ उसके साथ मुझे करना क्या है, इंफॉर्मेशन को कैसे डाइसेक्ट करना है, कहाँ रखना है। और जो चित्त है वो आपकी मेमोरी है, हार्ड डिस्क, वहाँ सारे स्टोर होते जा रहे हैं अनकॉन्शियस माइंड में। तो बेसिकली अगर आप इस तरह से सीखें तो आपकी जो बॉडी है वो हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप भी उसके हिसाब से चल रहे हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर में कॉन्शियसली, अच्छा मुझे ये प्रोसेसर नहीं चाहिए, मैं इसको रिफॉर्मेट कर देता हूँ, या मेरे को ये प्रोग्राम्स नहीं चाहिए, इनको हटा के, या ड्राइवर अपडेट, अभी हम वो कॉन्शियसली अपने साथ नहीं कर पा रहे अपने माइंड को। तो होता क्या है, आजकल के ज़माने में ना इतनी ज़्यादा स्टिमुलेशन है जी, इतनी ज़्यादा स्टिमुलेशन है, टीवी भी चल रहा है, रीलें भी चल रही हैं, तो पूरे दिन आप जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन जी। अंदर ले रहे हो अपने सेंसेस के द्वारा, वो क्या है कि वो केओस बन जाता है, वो आपके विचार बना रही है। आपने कभी देखा है, मान लीजिए एक दिन आपके मामा जी आए, समोसे लाए, रात को आप सोते हुए आपने एक साइको थ्रिलर मूवी देख ली, थोड़ी सी हॉरर और थोड़ी सी साइंस फिक्शन, और आपके रिजल्ट आना था। अब जब सोते हैं ना तो सपना आता है जिसके अंदर आप कहीं पे दूसरे प्लेनेट पे हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, वहां पे एकदम मामा जी समोसे लेके आ गए, वो सब चीजें मिक्स हो जाती हैं। जो दिन में हम देख रहे हैं, सपने में वही 3-4 चीजें मिक्स होके आ जाती हैं। तो वैसे ही हमारा ओवर स्टिमुलेटेड जो माइंड है ना, वो हमने ओवर स्टिमुलेटेड किया हुआ है। तो बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि माइंड को एक चीज आदत पड़ गई। अब जब आप पहली बार शुरू में मेडिटेशन करने बैठेंगे, या थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करने भी बैठेंगे कि चलो कुछ सोचता नहीं, सिर्फ मैं बैठता हूँ, लेट मी जस्ट बी, योर माइंड विल रिटेलिएट, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा आदत है स्टिमुलेशन की। उसको अब तू कह रहा है तू भाई सोच मत, खाली बैठ, तो वो तो सोचेगा, तो वो केओस बन जाता है, मंकी माइंड जिसको हम कहते हैं। लेकिन सबकी जो टेक्निक रहती है, वो चाहते हैं हम इसको कैसे खत्म करें, और चूंकि ये खत्म नहीं होगी, इसलिए लोग 2-4 बार ट्राई करके गिव अप कर देते हैं। और काफ़ी लोग जो मेडिटेशन को, मैं नहीं कह रहा आप प्रोफेशनल बन जाएं और बहुत बड़ी बड़ी टेक्निक्स करें, लेकिन सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, ताकि अपनी लाइफ के डिसीजंस और बेहतर तरीके से ले पाएं, तो वो लोग भी इसको फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि वो गिव अप कर देते हैं इस ओवर स्टिमुलेशन और मंकी माइंड की वजह से। और उसका एक ही तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि उससे लड़े ना, उसको एम्ब्रेस करें। जब आप बैठे, थॉट्स आ जाए, हंसे, आपको पता है आप तो सिर्फ बैठे थे कि थॉट से मेरे को कनेक्ट नहीं होना, लेकिन आप बैठोगे, स्वाभाविक है किसी स्टोरी में पहुंच जाओगे। आप बैठे यहाँ पार्क में हो, आपको सुबह कॉलेज की बात याद आ जाएगी, तो आप हंसो और वापस आ जाओ। आप उस पर मार्वल करो कि यार क्या माइंड की पावर है, बैठे बैठे कहीं भी ले जाता है। तो माइंड को, इस केओस को पहले आप एम्ब्रेस करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे इससे पार भी पालेंगे। सो दैट इज वाई एम्ब्रेस केओस, डोंट फाइट इट। लवली सर, लवली सर। अगर हम शिवा की बात करें, जिन्हें एक सबसे बड़ा मेडिटेटर माना गया है, तो उनकी फिलॉसफी को आप थोड़ा समझाओ सर पब्लिक के लिए, कि शिवा की फिलॉसफी है क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी, शिवा की फिलॉसफी में ऐसे बात करते हैं जैसे वो एक इंडिविजुअल है। तो मैं थोड़ा सा साइंटिफिक इसमें आपको बताना चाहूँगा कि ना, हमारे यहाँ इकोनोग्राफी है, यहाँ पे सिंबॉलिज्म है। जो ये पेंटिंग्स और ये जो सब बना है ना, ये पिछले बस 3-4-500 सालों में बना है। ये जो हमारी पुरानी वैदिक साइंस है,
उसको समझाने के लिए नॉर्मल लोगों को हमने इन पेंटिंग्स का सहारा लिया बताने के लिए। जैसे अब देखिए जी, विष्णु लेटे हुए हैं। अब कोई ऐसा सही में थोड़ी है कि कहीं पे क्षीर सागर आप गैलेक्सी को कह रहे हो, मिल्की वे को, कि वहाँ पे वाकई कोई लेटा हुआ है ऐसे है। बेसिकली उसका कहने का मतलब है, एक उपनिषद में श्लोक है, आसीनो दूरम व्रजति शयानो सर्वम बिभर्ति। अब वो कहना क्या चाहते हैं, आसीनो दूरम व्रजति मतलब सिटिंग इट मूव्स एवरीवेयर, स्लीपिंग इट फिल्स अप एवरीथिंग, कि वो परम तत्व, वो तत्व जिसको हम चेतना कहते हैं, वो हर जगह पे सर्वव्यापी है वो। तो उसको कहने का क्या तरीका है, उसको आपने सिंबॉलिज्म के थ्रू ऐसे प्रेजेंट किया। तो इसी प्रकार शिव को जब हम डांसिंग शिवा के रूप में देखते हैं और वो जो नटराज की मूर्ति देखते हैं, आज स्विट्जरलैंड में जो CERN है जी, वहाँ पे भी सब उनके बाहर, जैसे स्टॉक मार्केट के बाहर बुल पड़ा होता है, तो वहाँ पे हार्डन कोलाइडर है जहाँ पे, वहाँ पे डांसिंग शिवा की मूर्ति है। क्यों? क्योंकि जो बेसिकली शिवा की मूर्ति, अगर मेरे पास थोड़ा टाइम हो मैं बताऊं क्या है, अगर आपने उस मूर्ति को ध्यान से देखा है तो बेसिकली जो उनके फ्लॉक्स हैं, जो ड्रेडलॉक्स हैं, वो उड़ रहे हैं। देखा डांसिंग शिवा ना, जी, वो उड़ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, दैट इन द यूनिवर्स देयर इज सो मच chaos बिकॉज इफ यू गो सब एटॉमिक, जी, आपके बॉडी के अंदर इस टाइम कितने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, एसिमिलेशन, डाइजेशन, यू नो, सो मच इज गोइंग ऑन। एक एटम के अंदर देयर इज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इन अ फ्लक्स एंड मूविंग जी, सो फास्ट। और कॉस्मिक लेवल पे एक ब्लैक होल है, वो फटता है और गैलेक्सीज बनती हैं, उसके फिर स्टार्स बनते हैं, कंडेंस होते हैं, प्लैनेट्स बनते हैं, गैसेस, इतना कुछ हो रहा है। तो द फ्लॉक्स रिप्रेजेंट द केओस इन द यूनिवर्स। लेकिन उनका फेस देखें, बीच में जो शिवा का फेस है वो इक्वेनिमस है, उसमें कोई भी इमोशन नहीं है, ना वो खुश है ना वो दुख है। सो व्हाट द iconography or the symbolism is trying to tell you is that in spite of so much chaos in the universe, there is absolute peace. जी, So Shiva is absolute equanimous, ना वो सुख में ना दुख में, जी, वो बस है। वाओ, और उनके 4 हाथ दिखाए गए हैं। एक हाथ में क्या है, डमरू, जी, दैट इज द साउंड ऑफ क्रिएशन। जी, तो सारा कुछ एनर्जी है, तो वो क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है कि वो नाद ब्रह्म शुरू हुआ, इटर्नल साउंड, और धीरे धीरे यूनिवर्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, ये सब बनते गए। और एक हाथ में फायर है, वो क्या है, डिस्ट्रक्शन का सिंबल। जी, सो अब इस सिंबोलिज्म में वो क्या दिखाना चाह रहे हैं शिवा की, दैट क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन हैपन साइमल्टेनियसली, कि यूनिवर्स में डिस्ट्रक्शन, अभी देखिए आज दिल्ली में हम खड़े हैं, इसी टाइम पे, इसी पल के अंदर हॉस्पिटल में कितने बर्थ हुए होंगे, और इसी टाइम पे शमशान घाट में कितने लोग जल रहे होंगे। जी, तो बेसिकली क्रिएशन डिस्ट्रक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम, 24/7, 24/7. So much chaos in the universe, equanimous face, and creation and destruction happening at the same time. And then his one leg is standing on a dwarf or a demon. That is the illusion, the Maya. He's saying that you are so caught up in this world around you because of your external senses, and that is the illusion, the Maya. So he's standing on top of it, that I'm total control of Maya, I'm beyond it, and one hand is pointing towards salvation. wow, That if you follow this, so this, यहाँ पे भी embrace chaos आ गया। वो chaos से लड़ नहीं रहे, वो इस chaos के बीच में शांत है। जी, तो बेसिकली ये जो चीजें हैं हम ना लिटरली ले लेते हैं कि कोई पर्वत पे बैठा है, उसकी वाइफ है, वो बच्चा है, सांप है, मतलब ठीक है, उसके भी हमने मीनिंग साइंटिफिक रखे हुए हैं, मून वहाँ क्यों है, एवरीथिंग इज फाइन। बट अगर आप ज्यादा साइंटिफिक में देखें, सांख्य दर्शन से देखें इसको, तो लाइफ कैसे बनती है, पुरुष प्रकृति से। उसको हमने कहा कि लीला, यानी कि लाइफ इज नथिंग बट प्ले बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी। कॉन्शियसनेस को आप शिव कह देते हैं और प्रकृति को आप शक्ति कह देते हैं, एनर्जी। तो एक जो है वो कॉन्शियस एलिमेंट है और एक जो है वो एनर्जी, वो एफिशिएंट कॉज है और ये कॉन्शियस कॉज है। तो ये दो मिलते हैं तो लाइफ बनती है। और ये दोनों मिलके लाइफ कब बनती है, जब जो तीनों गुण हैं उसमें बैलेंस आता है, सत्व रजस तमस। तो बेसिकली ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं है, तीनों एट्रीब्यूट्स हैं। तो ब्रह्मा इज द पॉजिटिव, द प्रोटॉन, द क्रिएटर। विष्णु इज द न्यूट्रॉन, वो बैठा है, वो न्यूट्रलाइजर, वो पालनहार है, कुछ भी होता रहे, नेगेटिव हो, युद्ध हो, महाभारत हो गई, सब कुछ होगा, जीवन नहीं रुका, चली जा रहा है, तो पालनहार है, न्यूट्रॉन। चलो, जो वो है इलेक्ट्रॉन, वो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। तो 3 तरह के एट्रीब्यूट्स हैं। और जो हम कहते हैं सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति,
जी वो उनकी करेंसीज हैं, कि वो उनकी एनर्जी है कॉन्सर्ट के, वो कैसे ये 3 एट्रीब्यूट कैसे मैनिफेस्ट होते हैं वो है। बट इसको हम बड़ा ही ज़्यादा वैसे ले लेते हैं जैसा हम कैलेंडर में देखते हैं ना, बचपन से हम सबने कैलेंडर में देखा है, तो उन सबकी आइकॉनोग्राफी है, मतलब है, जी लेकिन लिटरल सेंस में ले लेते हैं, बट एवरीथिंग इज साइंटिफिक। जी तो जब आप पूछते हो कि शिवा की फिलॉसफी क्या है मेडिटेशन और ऐसे, वो यही है कि केओस जो है वो चलता ही रहेगा, जी सब एटॉमिक लेवल पे भी, कॉस्मिक लेवल पे भी, बट आपको एज अ कॉन्शियस पर्सन वो हमेशा समाधीन रहते हैं, दैट इन स्पाइट ऑफ सो मच केओस आई एम सेंटर्ड, सो यू फाइंड योर ग्राउंड, यू फाइंड योर सेंटर and you remain there. जी Yes, from time to time you do get agitated and get busy with all जी the information that is coming your way, but तभी वो meditation maverick है कि धीरे धीरे ध्यान में जब आप उतरेंगे और अपना विटनेसिंग एलिमेंट आपका ऊपर आएगा, तब आप चेतन हो जाएंगे और आप इस संसार में रहेंगे भी और नहीं भी, क्योंकि आधी दुनिया गलत इसलिए है, जी आधे मटेरियलिस्ट हैं, आधे स्पिरिचुअलिस्ट हैं। मटेरियलिस्ट कहते हैं भाई यही लाइफ है, जो करना कर लो, जी खाओ पियो ऐश करो मित्रों, और जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो जी। कह रहे हैं सब सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, जी बट दोनों इनकम्प्लीट हैं। जी आप ये नहीं समझ रहे, सफेद है हाँ अकेला नहीं हो सकता, जी अगर काला नहीं होता तो आप सफेद किसको कहते, ट्रू अगर अंदर Makes नहीं sense. होता तो आप बाहर किसको कहते। सो द अदर इज एज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस एज यू। वाह तो डुअलिस्टिक इज वेरी गुड, यू डोंट हैव टू फाइट द डुअलिटी, यू हैव टू एम्ब्रेस इट। जी तो ये है। वाह बहुत बढ़िया सर। अभी हमने शिव शक्ति की बात की और हमारे ग्रंथों में मंत्र उसका बहुत ज़्यादा एक उन पे हमने एक वेटेज डाला गया है। जैसे ऋग्वेदा में एक 10-28 हाइम्स है, तो मंत्रों का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है? मंत्र बेसिकली वही साउंड एनर्जी डेफिनेटली काम करती है, बट वही बात है कि नॉट ओनली माई सेल्फ बट जितने भी लोग हैं, हम सब जब बड़े हुए ना जी, क्योंकि मैंने एक और भी कोई इवेंट जी। अटेंड किया था, तो वहाँ पे महाकुंभ वाले इवेंट में सारे बोल रहे थे कि आजकल की जनरेशन को कैसे सिखाएं। मैं डायरेक्टली बोला नहीं क्योंकि बुरी बात लगती है, उनका एक्चुअली आज की जनरेशन को सिखाना नहीं है, गलती आज की जनरेशन नहीं हमारी है कि हमें क्योंकि उनका तार्किक आंसर नहीं पता तो हम उनको बता नहीं पाते कि ये चीज़ें ज़रूरी क्यों है। अब जब मंत्र की बात हम करते हैं तो बचपन में हमने सुना लेकिन हमें उसका मतलब ही नहीं पता। जी शादी होती है, पंडित जी कुछ संस्कृत में बोल के चले जाते हैं, घर में कुछ हवन यज्ञ होता है, कुछ संस्कृत बोल के चले जाते हैं, मतलब नहीं पता। जी अब बेसिकली क्या है कि जब ये सारी मेरी जर्नी रही तो बचपन से हमें सुना था, मेरे जो नाना जी थे वो स्पिरिचुअल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, गीता प्रेस में जो आती थी कल्याण मैगजीन उसमें उनके आर्टिकल आते थे, और जब भी शंकराचार्य आते थे तो वो ओपनिंग करते थे। तो एक मंत्र जो मेरे बचपन से मेरे अंदर बसा हुआ है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णात पूर्णस्य पूर्णमद तो वो वाला जो मंत्र है पूरा अंदर घुसा हुआ है, सुनते थे लेकिन मतलब नहीं पता। बट जब मैंने 15-20 साल ये सारी चीज़ें रिसर्च करी, पता लगा, तो आज मैं खुद इनफैक्ट आप हैरान होंगे मंत्र करता हूँ। अब जैसे मैं नहा रहा हूँ, मैंने कहा गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम करूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जो मसारू इमोटो जापान वाले हैं, अच्छा ऐसी कोई बात आती है तो एकदम हम उसको फॉलो करते हैं। तो साइंटिफिक आया कि जो वाटर ऐसा एलिमेंट है कि उसको अगर आप उसके अंदर अगर बुरी भावना रखेंगे या उसको गाली देंगे या कुछ करेंगे तो उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल जो है वाटर का, वो बिल्कुल कुपित हो जाता है, और उसको प्यार देंगे, लव, तो वो जो है वो बड़ा सुंदर हो जाता है जी। तो यानी कि पता क्या लगा कि मेमोरी इफेक्ट होती है आपकी साउंड वाइब्रेशन से और आपकी इंटेंशन से। तो मंत्र में क्या होता है, इंटेंशन मैग्नेटिज्म है और जो साउंड है वो एनर्जी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, और हम एक यूनिवर्स के साथ प्रतिपल फीडबैक लूप मैकेनिज्म में है, जो आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बात करते कि जो आप इंटेंशन के साथ आप करते हैं तो वही फीडबैक लूप होके आपकी लाइफ में फिजिकल इवेंट्स के द्वारा मैनिफेस्ट होता रहता है जी। तो मंत्र जब नहाने के टाइम कर रहा हूँ जी, तो उसमें मैं गंगा, सरस्वती, यमुना, इन सबके जो पवित्र वाटर, ग्लेशियर वाटर है, इसको इन्वोक कर रहा हूँ आपके घर के शावर में, ताकि मेरे को भी उसकी प्योरिटी मिले। अब खाना खा रहे हैं तो मैंने मंत्र किया, ब्रह्मर्पणम ब्रह्म वही ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना अहम वैश्वनो भूत्वा प्राणिनाम देहमश्रितः प्राणपान संयुक्तम पचम्यनम चतुर्विधम। अब बोलने को लग रहा है यार खाना खा सीधा, ये क्या शुरू हो गया। हम वैसे भी तो प्रेयर करते ना,
Oh Lord, bless the food that I'm going to eat, so हम्म, that it gives strength to my body, peace to my mind. Bless the one who prepared it and give to those who need it today. Amen. भाई तुम प्रेयर कर रहे हो फूड की, ये मंत्र जो आपने बोला, जी इसका मतलब क्या है कि जो आपकी 13 डाइजेस्टिव फायर्स हैं जी बेली में, आप उसको एक्टिवेट कर रहे हो कि हे यूनिवर्स, यूनिवर्स आपके अंदर ये ब्लैक होल है, आप जो भी डाल रहे हो कि मुझे वो हजम हो जाए, वो जी मेरे बॉडी को वो क्षमता मिले जो एसिमिलेट करके डाइजेस्ट करके जी निकले और मेरा मेटाबॉलिज्म ठीक रहे। तो कुछ भी आप जब इनटेक कर रहे हैं, उससे पहले आप थ्रू योर मंत्रा यू आर एक्टिवेटिंग योर डाइजेस्टिव फायर. जी So everything has a meaning. The only thing is the parents, they don't know the meaning. That's why they cannot explain it to the generation. हम्म, They don't know the science behind it. That's why people don't do it. But mantra is a very scientific thing. Everything is sound. So by chanting, now इसके भी 3 लेवल है. वैखारी वाक यानी कि फिजिकल लेवल, जब आप बोल जी के करते हैं उसका एक अलग इफेक्ट है. फिर एक होता है कि अंदर की चैंटिंग, मध्यमा, फिर है पाश्चांति, फिर जी परा. तो 4 लेवल है. जैसे म्यूजिक में ना एक यहाँ से शुरू किया आपने हारमोनियम पे, सारे गा मा, ऐसे कहे, फिर अगला सा आएगा सारे, तो वो ऊपर जाता रहता है. मेरा तो खैर इतना सुरीला नहीं है, बट ऑडियंस समझ जाएगी कि जी उसके स्केल्स ऑक्टेव होते हैं. सारे गा मा पा धा नी सा 7, हम्म, फिर दूसरे ऑक्टेव पे सारे गा मा पा धा नी सा, फिर तीसरे ऑक्टेव पे. तो इस तरह से ऑक्टेव चलते हैं. तो पहला ऑक्टेव जो है वो आपका फिजिकल वाला है जो सुनाई दे रहा है. हम्म, फिर इसकी जब आप अगले ऑक्टेव पे जाएंगे तो वो मध्यमा, फिर पाश्चांति. तो इस तरह से जो है वो गोल्डन मीन रेशियो के हिसाब से वो एनर्जी जो है होती जी रहती है. तो एक होता है चुप रह के, एक होता है, तो वो अलग अलग लेवल है. लाइट और साउंड एक ही होते हैं. मेरा बल्कि एक पेपर है जिसका नाम है साउंड लाइट कंटिन्यूम, हम्म, कि व्हेन साउंड बिकम्स लाइट. अगर आप ग्रैंड पियानो लें और यहाँ पे सी बजाएं या सा, अगर आप, मेरे को लगता है शायद 80 है, अगर 80 ऑक्टेव, क्योंकि सिर्फ ग्रैंड पियानो मेरे को लगता है कितना, 3 कितने ऑक्टेव का होता है, ज़्यादा नहीं, हाँ मैं कोई याद नहीं है, तो सॉरी ऑडियंस, बट वो 3 या 5 कितने भी ऑक्टेव का ग्रैंड पियानो होता है. बट अगर वो 80 ऑक्टेव का होता, तो यहाँ जो सी बजा रहे हो, जो 80 ऑक्टेव में के बाद जाके आप सी बजाओगे ना, वो साउंड नहीं आएगा, वहाँ लाइट निकलेगी. हम्म, बिकॉज साउंड एंड लाइट इज सेम थिंग, इट्स एनर्जी. द ओनली थिंग इज फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट. बट व्हाट आई एम सेइंग इज साउंड हैज पावर, it works. So mantras are a very powerful thing, and even if you want to talk it from the law of attraction side of जी things, so when you chant, that sound is energy, जी and the intention in your behind the mantra is the जी magnetism, and this way you manifest events in life. So chanting is powerful, you must do it. सर एक आखिरी सवाल आपसे, बड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है. हाँ जी, करिए. सर कई लोग मानते हैं कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं हाँ बनाया, हाँ एक हिंदू स्मारक है. जी जी जी. इसमें आपका क्या कहना है? मैं ना हिंदू मुस्लिम में नहीं घुसूंगा, क्योंकि देखिए पता क्या होता है कि बड़ा स्वाभाविक है. हमने पिछले देखो 2-4 हज़ार सालों में हमने नहीं देखा, बट हम नहीं जानते, क्या पता 10-15 हज़ार साल पहले जी हम भी दूसरी टेरिटरीज में गए हों. क्योंकि जो जिसको हम अखंड भारत महाभारत कहते हैं, वो देखिए कंबोडिया, हर जगह, थाईलैंड. जी 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 अब देखिए ना, सिंगापुर, सिंह का नाम मतलब है लायन, पुर मणिपुर, जोधपुर, पुर मतलब सिटी, मणिपुर चक्रा, सिटी ऑफ जेम्स. तो सारे ये संस्कृत नाम क्यों है? तो ये भी बड़ा संस्कृत जो वैदिक कल्चर था बहुत ज़्यादा फैला हुआ था. लेकिन क्या होता है कि जब पीछे कुछ 1000-2000 साल जब राजा महाराजा का टाइम था और आप जाते थे, कॉन्कर करते थे दूसरे की जगह, तो सबसे पहले जब आप किसी की जगह कॉन्कर करेंगे तो क्या करेंगे? जो भी उनके मेन प्लेसेस होंगी, मेन पावरफुल जगह होंगी, वहाँ पे आप अपना सिंबॉलिज्म कर देंगे, सो दैट नाउ दिस इज बिलोंग्स टू मी. जी You know what I mean? So that is a very normal thing. If you go and conquer something, you will make your mark on it. तो ये कहना कि भाई तोड़ दो या हटा दो या हिंदू मुस्लिम करें, क्योंकि देखो पॉलिटिशियन जो होंगे वो इसको यूज़ करेंगे कम्युनिज्म के लिए, अपने फ़ायदे के लिए. जो भीड़ है, भीड़ तो देखो वैसे ही, ओशो ने कहा था अंधी भीड़, मतलब भीड़ और अंधा ना सिनोनिम्स हैं. कहीं भी आप जहाँ आपको भीड़ देखे, मान लेना सच वहाँ पे नहीं है, तो वो बस भागते हैं पीछे. लेकिन आप सत्य को जाने, अगर आप सत्य को जाने, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता ये हिंदू है क्या है. मैं आपको आज इसका पूरा का पूरा सच बताता हूँ कुतुब मीनार का. जी कुतुब मीनार is an ancient clock. Now why do I say this? All over the world you have the pyramids of Giza, you have Stonehenge in England, इंग्लैंड you have other ancient megalithic structures जो हमारे पूर्वजों उन्होंने उस समय में बनाए, जिससे वो एक टाइम को मेजर कर रहे थे. आजकल हम टाइम देखते हैं अपनी घड़ी में, कंप्यूटर में, काम खत्म.
तो हम सिर्फ 2 ऑक्टेव देख रहे हैं। मेरी एक जी। और बुक है गैलेक्टिक कैलेंडर, अभी पब्लिश नहीं हुई, मैं बुक बार बार कह रहा हूँ, लोग कहेंगे कहाँ, मतलब मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार है, जी। उसमें मैंने 3rd ऑक्टेव ऑफ टाइम की बात करी है जो हम भूल गए। आप किसी भी समाज में जाएं तो आपको सिंपल नहीं दिखते, एरीज, स्पाइसिस, ये हाँ। क्यों दिखते हैं हर जगह? क्योंकि वो सिर्फ एक हमारी अर्थ की वो है रेवोल्यूशन ऑन इट, रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। रोटेशन। ये हमें 24 आवर्स देती है, डे नाइट, है ना। जब सूरज के पास दिन है, सूरज से मुख मोड़ लिया, सेट थोड़ी हो रहा है, वो नाइट हो गई फिर सामने आ, तो वो डे नाइट देता है। सूरज के आसपास रेवोल्यूशन वो हमें साल और 4 सीजन देती है। जी। तो ये अगर पहला ऑक्टेव था, ये दूसरा ऑक्टेव टाइम का था, तीसरा ऑक्टेव टाइम का होता है आपका सोलर सिस्टम भी तो ट्रैवल कर रहा है, जैसे अर्थ अपने सन को ट्रैवल, अपने स्टार के पीछे चल रही है, लेकिन सोलर सिस्टम सारे प्लैनेट्स के साथ, सन के साथ, वो भी तो चल रहा है गैलेक्सी में। जी। तो अपने इस चलायमान जब वो रहता है, तो वो जो हमारी गैलेक्सी का इक्वेटर है, इट गोज क्लोजर टू द गैलेक्टिक इक्वेटर, फार क्लोजर, इट गोज इन लाइक अ साइन वेव, यू नो। तो हम पूरे वो वाला ऑक्टेव हम काउंट ही नहीं करते। जब हम इक्वेटर के पास जाते हैं, वहाँ लाइट ज्यादा है, उसको हम सतयुग कहते हैं। जब द फारदेस्ट अवे वी आर फ्रॉम दैट गैलेक्टिक इक्वेटर, उसको हम कलयुग कहते हैं। ये 24,000 साल की साइकिल है। ये जो 4,32,000 साल, ये कुछ ऐसा नहीं है। और एक और बात कहूँ, ये शायद अगले पॉडकास्ट में लेना, मैं सेंसेशनल बात कहने लगूँ, हम कलयुग में नहीं है, और साइंटिफिकली प्रूव मैं इसको आराम से करके दिखा दूंगा। अब आते हैं उसी के ऊपर के कुतुब मीनार पे। कुतुब मीनार का नाम था ध्रुव स्तंभ। लोगों को ये नहीं पता कि ध्रुव तारा भी कुछ हजार साल बाद बदलता रहता है। जो हमारी अर्थ का जो नॉर्थ पोल है 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, उस वो जो स्टार को पॉइंट कर रहा है, वो एक टाइम पे थूबन था, फिर पोलारिस हुआ, तो वो भी बदलता रहता है। तो उसको मेजर करने के लिए कि वो कब बदल रहा है, वो 72 साल में 1 डिग्री होता है। तो 1 ह्यूमन लाइफ टाइम इज नॉट इनफ, दैट इज व्हाई वी डोंट केयर। बट जो हमारे पहले के एंशिएंट कल्चर्स थे, वो इस वाले टाइम को भी कैलकुलेट करते थे। तो इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए ही वो सारे एंशिएंट मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं कि किस एज में हम हैं। तो ध्रुव स्तंभ भी वही है। ध्रुव स्तंभ के ऊपर की कोई दिखाता नहीं है, फोटो ऊपर जो है ना, वो 24 ऐसे वो बने हुए हैं पूरा, और उसके अंदर जो स्टेप्स हैं अंदर से, वो 13 स्टेप हैं, क्योंकि एक नक्षत्र में जो 360 डिग्री है ना आपका सेलेस्टियल स्फीयर, उसको आपने 12 राशियों में बांटा 30-30 डिग्री की। फर्दर उसको अगर देखें तो 27 नक्षत्र में बांटा, 4-4 चरण है एक नक्षत्र के, तो 27 × 4 108, इसलिए आप 108 की माला करते हो, ताकि सारा मैंने ब्रह्मांड कवर कर लिया, सारा सेलेस्टियल स्फीयर कवर कर लिया। तो उसमें कुतुब मीनार के अंदर आप देखेंगे तो मीनार तो है जी, लेकिन उसके पास 27 छोटे छोटे वो बने हुए हैं, वो 27 नक्षत्र रिप्रेजेंट करते हैं। और कुतुब मीनार के अंदर जो लेवल्स हैं, वो जो है वो भी सीढ़ियाँ 13 चढ़ो, और जो खिड़की बनी है, चंद्रमा आज इस नक्षत्र में है, फिर चढ़ो, फिर जो दूसरी खिड़की आएगी, आपको चंद्रमा किस नक्षत्र में वो दिखाई देगा। तो आप देखिए कितनी साइंटिफिक चीज है। चंद्रमा नक्षत्र बदलता है हर रोज 27 दिन, है ना, 28 दिन जी। ये तो उसमें आप रोज वो देख सकते थे कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है जी। वो आपको इतनी साइंटिफिक चीज आपने देखो बना दी आर्किटेक्चरल द्वारा। तो उसका नाम ध्रुव स्तंभ था जी, ध्रुव तारे को पॉइंट कैप करने के लिए जी। और वो कहते हैं कि महरौली जगह बनी ना, महरौली कैसे पड़ी, उसका नाम था महिराल्या। जो वराह महिर थे चंद्रगुप्त के टाइम, चाणक्य के टाइम, उनके नवरत्नों में से एक थे, वो थे एस्ट्रोनॉमर जी, वो थे एस्ट्रोलॉजर जी। तो वो उन्होंने बनवाया था ध्रुव स्तंभ, ये मेजर करने के लिए जी। लेकिन हाँ, उसके बाद आई थिंक 1100-1200 ईस्वी, अब इस फिगर्स में मत पढ़ना, सारे पॉइंट आउट करने लगो, तब हुआ। तो वो जब वो आए थे तो आके उन्होंने इसके ऊपर ये सारी चीज़ें कर दी, और तब से हमारे आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट ने भी वहाँ पे लिखा हुआ है that this was built by Qutbuddin Aibak. So I don't care what people think and what you have to say to it. I will speak the truth, not because I am against Muslim, because today if you have a neighbor who's a Muslim, what is his fault if something happened 1,000 years ago, you know? So without making it communal, but at the same time keeping truth as truth, not doing Hindu Muslim. Actual में कुतुब मीनार ध्रुव स्तंभ है जी। वो वराह मिहिर जो एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने चंद्रगुप्त के टाइम बनवाया था। तो वो एक क्लॉक है, वो एंशिएंट क्लॉक है, जिससे आप नक्षत्रों की गणना करते हैं और देखते हैं कि ध्रुव तारा अब कौन सा है। सर लास्ट टाइम हम मिले और इतनी हमने एक्साइटिंग बातें करी हैं, और बातों करते करते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया।
तो आज हमने आपको फिर से पकड़ के हम लेके आए हैं अपने शो पे। और ये नियति को मंजूर होगा कि एक बार दोबारा हम मिलें। जी और सार्थक आपका नाम है, लेकिन कुछ प्रश्न आपने उस दिन जो किए वो इतने सार्थक थे नहीं, जी जिनका उत्तर देने के लिए ना काफी लेयर्स हैं। प्लस वी वर रशिंग अगेंस्ट टाइम, यू नो। जी जी वो सनसेट होने वाला था, कुछ कारणवश टाइम से हम शुरू जी। नहीं कर पाए। तो सनसेट हो रहा है, मुझे भी लगा उस दिन बड़ी जल्दी थी, कहीं ना कहीं अंदर हमारे लग रहा था कि क्योंकि सनसेट ना हो जाए जल्दी खत्म करना है। जी। सो बट ठीक है, आज दोबारा मिले जी और जो बातें रह गई आज नहीं नहीं करते हैं। इस कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़ाएंगे। और अभी हमारे पास बहुत टाइम है और हम इसको और डिटेल में बात करेंगे। जी सर, हमने जिस तरह पिछली बार बात किया था सोलो जर्नी के आपके बारे में, हम बहुत चीज़ें हम डिटेल में बात करी हैं। फिर आपने एक टर्म दिया सोलोप्रेन्योर। तो मेरा सवाल आपसे है कि सोलोप्रेन्योर के सबसे बड़े फ़ायदे और चैलेंजेस क्या हैं? फायदे और चैलेंजेस हम ऐसे नहीं, क्योंकि सोलोप्रेन्योर अगर आज एक एक टर्म अगर फेमस हो गई है और एक जी। फैशनेबल हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको सोलोप्रेन्योर बनना चाहिए। हम्म। मुझे लगता है आपका बिजनेस जब एक स्केलेबल पॉइंट पे पहुंच जाए तो ऑफ कोर्स सोलोप्रेन्योर अगर अकेले फिर भी काम करता रहेगा तो बल्कि काम बढ़ जाएगा, उसको भी आगे टीम चाहिए। सो जी। यू हैव टू देन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बट टिल द टाइम you don't reach that scalable level, जी। then you can do everything yourself. So like nowadays you have app for everything, you know. So you can use that technology, those apps which can do the accounting for you, billing for you, raise invoices for you, write for you, so on and so forth. तो वो सारी टेक्नोलॉजी यूज करके एक आदमी आज वन मैन शो बन के बिजनेस एक मुकाम तक ले जा सकता है। जी। तो वहां तक तो सोलोप्रेन्योर बनने का फायदा है, बट जहाँ पे आपको अब स्केल करना जी। है देन परहैप्स यू नीड अ टीम। तो वहाँ फिर आप एंटरप्रेन्योर बने और स्केल करें। जी। तो जस्ट बिकॉज इट्स अ फैशनेबल टर्म जी। आई हैव टू बी अ सोलोप्रेन्योर नहीं। जी। तो बट यह है कि आज की टेक्नोलॉजी ने हमें एक ऑप्शन दे दी कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए शुरू में आपको बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं, आप अकेले भी अगर टैलेंटेड हैं, कुछ स्किल सेट आपके पास है, तो एक लेवल तक बिजनेस आप ले जा सकते हैं, उसलिए सोलोप्रेन्योर है। वाह। जी। सर, जैसे आजकल सोशल मीडिया जितना सबके फ़ोन्स हाथों में है, बड़ा एक्सपोजर आ चुका है, तो सोलो ट्रैवलिंग और सोशल मीडिया का जो कनेक्शन है, आपने कई बार देखा होगा आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है कि लोग सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया के लिए। बहुत बहुत एक ऐसी मार्केट है जो स्पेसिफिकली इस चीज़ को केटर करती है कि भाई हम आपको अच्छी डेस्टिनेशन में भेजेंगे, हम आपके लिए अच्छे से काम करेंगे और आप हमें प्रमोट करो। तो ये जो सोशल मीडिया सोलो ट्रैवलिंग का कनेक्शन है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें सही और गलत कुछ नहीं है। आजकल का ये दौर है, आजकल व्लॉगिंग और ये सब एक जी। पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, एक नया एवेन्यू आ गया है लोगों के लिए टू बी एन इन्फ्लुएंसर या ट्रैवल व्लॉगर और व्लॉगर इन एनी काइंड ऑफ निश। तो ये इसलिए भी हो रहा है, लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ से कंपेयर करूं तो मुझे कहीं ना कहीं रिग्रेट से ज़्यादा जी। फ़ायदा लगता है, क्योंकि मैंने उस समय में सोलो ट्रैवलिंग करी जब ये जी। चीज़ें थी नहीं, जी। ना स्मार्टफोन थे, ना जी। इन्फ्लुएंसर होना या ट्रैवल व्लॉगर होना कोई करियर चॉइस थी। तो आप एक्चुअली जहाँ गए वहाँ कैमरे को छोड़ के जी पाए, यू नो, यू वर प्रेजेंट इन दैट environment, you were available to the nature around you and the culture that you were living with, the families, the people you were coming in contact with. तो वो जो आपकी enrichment हुई जी। वो पूरी तरह से हो पाई और उस ट्रैवल का आप वाकई ही फ़ायदा ले पाए। और यू नो, सिर्फ आपका एक पर्पस नहीं था कि पहुँचे एक दिन के लिए, जल्दी से सेटअप लगाया, वो किया, आए। अब उसमें जी। क्या है, इन्फॉर्मेशन तो देखो वो गूगल पे भी मिल जाएगी, जी। जी। क्योंकि वहाँ जाके अगर मैंने यही बोलना है किसी भी, मान लीजिए हिल स्टेशन या कोई अनएक्सप्लोर्ड जगह पे जाके, दिल्ली से इतनी है, ये बॉम्बे से इतनी है, हवाई जहाज से ऐसे आएंगे, जी। ट्रेन से ऐसे आएंगे, गाड़ी से ऐसे आएंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे खाने का है, तो उसमें क्या है कि मैंने खुद तो वो जिया नहीं, बट मैंने लोगों के लिए रिकॉर्ड करके लिए गया। तो इसलिए मैंने कहा सही गलत कुछ नहीं, अगर आपका वो प्रोफेशन है तो आप क्या कर सकते हैं। बट क्योंकि मैं ट्रैवलिंग के साथ साथ एक सीकर भी था, यू नो, तो मेरे लिए तो वो फायदेमंद था कि ये चीज़ें नहीं थी, तो मैं तसल्ली से ट्रैवल कर सका और हर जगह जहाँ था उसको मैंने पूरे तरीके से जिया, ना कि इन चीज़ों में मैं खोया हुआ था। सो आई वुड से या इट्स अप टू योर चॉइस, इफ इट्स योर प्रोफेशन यू हैव टू डू इट, बट इफ यू गेट अ टाइम, यू नो, leave aside your camera, I would say, leave aside your pens, your electronic gadgets and everything, and just be in the moment and try to, you know, live and feel. सर, आपने अपनी किताब में पिछली बार हमने जब बात करी
मेडिटेशन मैवरिक की जो बात कर आपने उसमें बताया कैसे हम स्टेप्स फॉलो करके, और आपने एक एग्जांपल दिया था कि आप अपनी क्लास में एक लड़की को आपने बोला आंखें बंद करने के लिए और उसने आंखें बंद नहीं करी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई अगर पहले इंसान पहली बार इसको स्टार्ट करे, वो इस जर्नी में स्टेप इन करना चाहता है, तो ऐसे कौन से स्टेप्स उसको फॉलो करने चाहिए कि वो उसके लिए वो ईजी बने मेडिटेशन? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हम दुनिया से ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर है। हम कोशिश बहुत करते हैं बैठने की कि हम 10 मिनट बैठेंगे, लेकिन वो 10 मिनट किसी का नहीं होता। तो जो लोग पहली बार स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए आप कैसे स्टेप्स बताओ? कुछ वो रूटीन क्या फॉलो कर सकते हैं? सब ना अपनी अपनी अलग अलग जर्नी में होते हैं। इसके लिए देर इज़ नो वन फिक्स्ड फॉर्मूला फॉर एवरीबडी। ओके। मैं ऐसा कहूँगा कि जो लोग जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं की मेडिटेशन आज तक, एक स्टिलनेस में बैठना, एक पोस्चर में थोड़े, मैं नहीं कह रहा घंटों तक, इवन 10-15 मिनट तक, या फिर आंखें बंद कर पाना, जो भी इस लेवल पे भी नहीं है, सो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद एक्टिव मेडिटेशन। मेरे साथ वो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, मैंने प्लानिंग नहीं करी थी, बट अगर आप जैसे ओशो मेडिटेशन देखें, जजमेंट से बाहर हैं, कौन क्या है, सबके अपने अपने विचार हैं, दैट इज़ ऑल बुलशिट। आप मेडिटेशन टेक्निक पे जाएं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। जी। उनकी कुछ एक्टिव मेडिटेशंस हैं जैसे डायनेमिक, नाद ब्रह्म, मंडला। उसमें क्या है कि इट्स लाइक मोर लाइक डांसिंग और देयर आर सम काइंड ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स। सो इफ यू मेक दैट योर प्रिलिमिनरी स्टेप, इंस्टेड बिफोर आप पैसिव मेडिटेशन करें जहाँ बैठ के आपने आंखें बंद करनी है, अंतर्मुखी होना है, तो माइंड के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब जी। इतने साल आपने उसको वो आदत नहीं दी, जी। एकदम उसको आप बंद करेंगे तो स्वाभाविक है वो आपसे लड़ेगा। तो मन हमारा क्रांति करता है, लड़ता है। लेकिन एक्टिव मेडिटेशन में क्या होता है, व्हेन यू डू दैट 45 मिनट और 1 आवर ऑफ एक्टिव मेडिटेशन, what happens is your mind is automatically so tired that as soon as you end the meditation in a lying down posture, or maybe in that dancing posture, moving swiftly, or just being wherever you are, standing, lying down, sitting, doesn't matter, उसके अंदर क्या है कि नेचुरली आपका ना माइंड, आप सोचना भी चाहो तो सोच नहीं सकते। तो उसमें क्या आपको स्वाद मिलेगा कि जिसको नो माइंड कहते हैं, जी। एक बिना विचारहीन होना, कि हमारे माइंड में कोई थॉट्स नहीं आ रहे, जो स्टिमुलेशन भरी हुई है इंफॉर्मेशन वो हमें एजिटेट नहीं कर रही, जी। तो वो आपको उसका स्वाद मिल जाएगा। और आप एक्टिव मेडिटेशन करने के बाद सेकंड स्टेप, ग्रेजुअली, धीरे धीरे फिर आप 5-5 मिनट के लिए कोशिश कीजिए कि आप बैठ के कर रहे हैं, तो वो ईजी हो जाएगा। बट हाँ, देयर कैन बी पीपल जो ऑलरेडी एक्टिव मेडिटेशन या तो ट्राई कर चुके हैं, या देयर आर पीपल हु फाइंड इट ईजी टू सिट डाउन, क्लोज योर आइज एंड गो इनवर्ड्स, तो वो लोग वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो वो स्टेजेस हैं, बट एब्सोल्यूट बिगिनर आई वुड से स्टार्ट विद एक्टिव मेडिटेशन, देन गो टू पैसिव मेडिटेशन। तो क्या हम मेडिटेशन के साथ-साथ एफर्मेशंस पे भी काम कर सकते हैं? एफर्मेशंस पे कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ना वी मस्ट गो स्टेप बाय स्टेप। एक्चुअली क्या, एफर्मेशन या किसी भी तरह का सजेशन, ऑटो सजेशन या सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग तब काम करती है जब आपका विटनेस एलिमेंट थोड़ा स्ट्रांग हो चुका है। अगर मेरा सबकॉन्शियस ऑलरेडी लिमिटिंग बिलीव्स और जो भी मैं बचपन से ये सब इन्फॉर्मेशन अपनी पांचों इंद्रियों से अंदर लेता हुआ आया हूँ, उसमें गिरा हुआ है, तो उसके अंदर वो इंटेंशन और वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। बट आपने पहले मेडिटेशन करी, मान लीजिए 3 हफ्ते आपने पहले एक्टिव मेडिटेशन करी, वीकेंड्स पे करी, क्योंकि हो सकता है बिजी भी हैं, क्योंकि सबको अपना लाइफस्टाइल और अपने टाइमिंग के हिसाब से करना है। और उसके बाद अगले 3 हफ्ते आपने पैसिव मेडिटेशन करी। सो गिव योर सेल्फ 1 और 2 मंथ्स, मे बी 3 मंथ्स, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, ऐसा एक प्लान बनाए। उसके बाद आप एफर्मेशंस करेंगे तो वो ज़्यादा मैनिफेस्टेशन स्ट्रांगली होंगी। मतलब बेसिकली हमें एक तरीके से ये फ्लो चार्ट को फॉलो करना है। हाँ, क्योंकि मान लीजिए पहले, अब मैं एफर्मेशन कर रहा हूँ तो पहले ही अंदर इतना बातें भरी हुई हैं, उसके ऊपर और बातें भर दी तो वो खिचड़ी बन जाएगी, जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं बनेगा। मतलब तो पहले खाली करके अपने कप को खाली जगह बना के फिर आप उसमें डाल जी, और उसमें आप जान भी पाएंगे आपको चाहिए क्या। कई बार हमें लगता है अगर आज एकदम मेरे से मुझे क्या चाहिए, तो चांसेस आर 99% मैं वो बोल रहा हूँ जो मेरी आत्मा से रेजोनेट नहीं करता, क्योंकि मेरी एस्पिरेशन जो है ना, एस्पिरेशन बाहर से आती है, इंस्पिरेशन अंदर से आती है। जब आप एक मेडिटेशन की जर्नी करेंगे या थोड़े माइंडफुल होते जाएंगे, विटनेसिंग एलिमेंट को पैदा करेंगे, तब आप एस्पिरेशन से इंस्पिरेशन की तरफ जाएंगे। तो फिर जो एफर्मेशन आएगी वो आपका वाकई आपका पाथ है, लाइफ पाथ है, आपका पर्पस है, जो आप करना चाहते हैं।
सर जैसे आपकी पर्सनालिटी, आई एम श्योर आप कहीं ना कहीं एक मूवी बफ भी होंगे। हाँ आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी है? हाँ, अभी काफ़ी टाइम से देखी नहीं क्योंकि मैं थोड़ा राइटिंग में बिजी था। अपना ब्लॉग लिख रहा था और मेरी 2 बुक्स के फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हैं, सो आई वाज क्वाइट बिजी। ये एकदम एक्चुअली अचानक क्वेश्चन आया तो इट हैज़ मेड मी थिंक। तो जी। लेट मी थिंक, या लास्ट मूवी कौन सी थी? आई थिंक लास्ट मूवी मैंने आवेशम देखी थी। अच्छा। फहद फाजिल, वन ऑफ माय हम्म, फेवरेट इंडियन एक्टर्स। जी तो जी उनकी जी पुरानी कुछ मूवीज़ हैं, 15-16 से उनकी मूवीज़ मैं देखता आ रहा जी। हूँ, बहुत अच्छी। ये थोड़ी कमर्शियल साइड में है आवेशम, हम्म, लेकिन फिर भी फहद फाजिल का बहुत कमाल बढ़िया है। एक्टर है वो, तो बहुत वो मेरे बढ़िया। फेवरेट एक्टर हैं, वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स। जी। तो मैंने आवेशम देखी थी और अच्छी लगी मुझे। तो सर जैसे आपकी इस जर्नी में मूवीज ने कितना रोल प्ले किया है, अगर हम उसको एज अ सोलो ट्रैवलिंग से जोड़ें, आपके स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें, या फिर आपके मेडिटेशन जर्नी से, कितना कनेक्ट किया है तो मैं कह नहीं सकता, बट हाँ, कहीं जब, ना कहीं इन्फ्लुएंस किया हो आपकी थिंकिंग हाँ पैटर्न को? मतलब आप, अगेन इन हाइंडसाइट जब मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो हाँ। मुझे लगता है, क्योंकि जब स्कूल कॉलेज में थे तो हाँ हमारे भी शौक थे, तब इंडिया में एमटीवी और चैनल भी आता था, और तब एक्चुअली एमटीवी था। अब तो उसके ऊपर भी मतलब हाँ। फिल्म म्यूजिक ही आने लग गया। तो पहले पूरा इंडिपेंडेंट म्यूजिक आता था, जी 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 बोथ इंटरनेशनल एंड इंडियन। तो वो बड़ा हमें इंस्पायर करता था, और हम जी। देखते थे तो वी यूज्ड टू एस्पायर टू डू द सेम। इनफैक्ट जब मैं छोटा था तो गिटार भी बजाता था, तो हमने एक बैंड भी बनाया था। मेरा एक फ्रेंड है, वो अब यूएस चले गया। वो जो मेरे बचपन के फ्रेंड्स थे, जी जब मैं पुराने अपने घर पे रहते थे हम, जी जी जी। तो एल्बाट्रॉस करके हमने एक बैंड बनाया था। मतलब कोई इतना अच्छा ओ। खासा थे नहीं, बट हमें कीड़ा बहुत था उस टाइम पे। यू नो द बैंड्स आई यूज्ड टू लाइक वाज आयरन मेडन, गन्स एंड रोजेस, बॉन जोवी, ऑल दीज हैवी मेटल। जी। तो हम ये सब सुना करते थे, तो बड़ा मज़ा आता था करने का। और इसी प्रकार मूवीज़ भी थी। तो मेरे फादर को बड़ा शौक था, हालांकि वो बड़ी जल्दी गुजर गए, बट वो मुझे वो दिखाया करते थे, जी। कंग फू मूवीज़, 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन, ओ वाओ। और ये सारी चीज़ें, जैकी ब्रिलियंट। चैन। जी जी और जी। उन्होंने हमें चार्ली चैपलिन बहुत दिखाया। तो सबसे ज़्यादा जो मूवी मैंने अपने लाइफ में देखी है, 2 मूवीज़, वो है चार्ली चैपलिन की द ग्रेट डिक्टेटर और मॉडर्न टाइम्स। जब हम बड़े हो रहे थे तो मुझे लगता है कुछ करने को नहीं था, हम वो मूवी लगा लेते थे। तो हज़ारों ही बार देखी होगी। तो जी उसका इम्प्रिंट बहुत था मेरे ऊपर चार्ली चैपलिन का। बट हाँ, जब पिताजी गुज़र गए, फिर हम पढ़ाई में ज़्यादा बिज़ी हो गए, जी। और फिर एकदम करियर की तरफ ध्यान के काम करना है, तो वो थोड़ा-सा छूट गया। लेकिन एक बार दोबारा से जब मैं इस जर्नी पे निकला, तब तक घर का थोड़ा हो चुका था, दोनों जी। सिस्टर की शादी हो गई थी। तो था मैं अकेला हूँ कि अब मैं निकल सकता हूँ। तो जब मैं अपनी सोलो जर्नी पे निकला, तब मैंने बड़ा कनेक्ट किया फ़िल्म की स्टोरी के साथ, क्योंकि एक जोसेफ कैम्पबेल का एक वो मॉडल है, हीरोज़ जर्नी। और तब मैंने वो पढ़ना भी शुरू किया, क्योंकि कहीं न कहीं मैं अपनी लाइफ़ को भी ऐसा देख रहा था कि मैं कहाँ था, कुछ नहीं था, फिर कहाँ पहुँचा, फिर कहाँ से अब फिर कहाँ आ गया। तो पूरा वो सर्कल लाइफ़ का मैं देख रहा था। तो उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, और उसको और जानने के लिए मैंने, आई थिंक लास्ट टाइम भी बड़ा हल्के से ज़िक्र किया था, मेलेनी एन फिलिप करके एक टीचर हैं स्क्रीन राइटिंग की, और बहुत अच्छा सिखाती हैं और बताती हैं। उनका एक सॉफ्टवेयर विद अ स्टोरी वीवर। तो उनकी एक थ्योरी है ड्रामेटिका प्रो थ्योरी, वो मैंने पढ़नी शुरू करी कि कैसे आर्ट्स टाइप होते हैं। और जब आप मूवी देखते हैं, एक अच्छी स्टोरी, आपको स्टोरी अच्छी तब लगती है जब आपके माइंड में ना सारे वो आपके इमोशंस को कवर कर ले। जैसे जो एक प्रोटैगनिस्ट है, उसको कुछ चाहिए, लेकिन वो जी। उसको मिल नहीं रहा, और उसको वहाँ तक पहुँचने में एक एंटागनिस्ट है जो उसको जी। रोक रहा है, जो उसकी बात है। फिर उसका एक साइड किक है जो उसकी उसकी हेल्प करेगा। फिर एक स्केप्टिक है जो हमेशा वो डाउट ही पैदा करेगा। जी। एक रीज़न है जो लॉजिक से चलता है। एक इमोशनल कैरेक्टर है जो सिर्फ इमोशन जी। से। तो ये सारे इसमें ना आपके माइंड के पूरा स्पेक्ट्रम कवर हो जाता है। तो इस तरह से मैंने स्टोरी राइटिंग के बारे में पढ़ा बहुत। और फ़िल्में उसके बाद जब मैं देखने लगा, तो ऑफ कोर्स मुझे वो फ़िल्में अच्छी लगने लगी जिसमें कुछ डेप्थ थी, थोड़ी इंटेंस फ़िल्में थी, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगने लगी। लेकिन मुझे मज़ा बड़ा आता है, मतलब जी। मैंने इसीलिए सिर्फ नॉर्मल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग और जी। नॉन फिक्शन राइटिंग के साथ-साथ मैंने जी। उसका कोर्स भी किया, स्क्रीन राइटिंग का। वाओ। और कैसे इन्फ्लुएंस किया मुझे पता नहीं, बट हाँ, हम्म। आई थिंक अगर मेरा कोई पैरेलल पाथ होता, अगर मैं, मतलब कहते हैं ना कुछ लोग चॉइस से बनते हैं, कुछ लोग बस बन जाते हैं। मेरे साथ तो वही हुआ। अगर मैं फिलोसोफर राइटर नहीं होता तो मैं फिल्म मेकर पक्का होता। मुझे वाह, बहुत पसंद है। बढ़िया। सर अभी जैसे आपने बताया कि अगर आप राइटर के साथ साथ कोई और फील्ड चूज करते तो वो फिल्म लाइन से होती। हाँ। तो
मुझे एक बहुत बेहतरीन पिक्चर मुझे बहुत पसंद है, रॉकस्टार, इम्तियाज़ अली की। जी 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 हाँ। इम्तियाज़ अली एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो आपको पता नहीं चलता कि कब आपको छू लेते हैं। तो हम्म। उनकी मूवी का एक बहुत रॉकस्टार मूवी का डायलॉग है कि जब दिल टूटता है ना तो ही संगीत निकलता है। तो मुझे ये बताइए कि ऐसा मोमेंट क्या आपकी लाइफ में आया कि जहाँ आपको अपने आप को ढूँढना पढ़ना पड़े और आप एक राइटर की जर्नी पे चले गए? A lot of times you choose writing, जी। but there are times that writing chooses you. हुँ, तो ये हाँ सही है कि काफ़ी टाइम एक पोएट या एक शायर या एक म्यूजिशियन उसकी एक कला अंदर से तब निकलती है जब उसका दिल टूटता है। एक और भी जी। इंग्लिश की कहावत है कि यू डोंट नो ब्यूटी अनलेस यू ब्रेक हुँ, योर हार्ट मैनी टाइम्स। तो बट लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ जिनका दिल टूटा है वही शायर, लेखक या चित्रकार या फिल्मकार लेकिन बनते हैं। मेजॉरिटी तो ऐसे ही होता है। लेकिन दो चीज़ें हैं, नहीं, जी। जर्नी दो तरीके से हो हुँ, सकती है। अगर कभी भी कोई एक आर्टिस्ट एक अच्छी आर्ट बनाता है जिसको हुँ, लोग अप्रिशिएट करते हैं और वो लोगों के दिलों को छूती है, हुँ, उसमें दो रिक्विजिट हैं। जी। एक क्या है, मान लीजिए आप ऑलरेडी काफ़ी समर्थ पेरेंट्स के बच्चे हैं, हुँ, फाइनेंशियली समर्थ हैं, या जी। आप फिल्म लाइन से ही आपके हुँ, पेरेंट्स, तो आपको उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी भेज दिया, तो हुँ, आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, आप कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंट है, क्योंकि आप उस माहौल में पैदा हुए बड़े हुए, तो इन फ्रंट ऑफ कैमरा यू आर वेरी कंफर्टेबल। जी। तो आपको टेक्निक तो आ गई, आपने टूल्स सारे सीख लिए, थ्योरी आपसे स्ट्रांग किसी की नहीं है। हुँ, लेकिन आप अच्छा काम तभी बना पाएंगे जब थोड़ी आप जीवन जिएंगे, हुँ, क्योंकि दिल को छूने वाली बात, तो एक आदमी थ्योरी पहले सीख ले, जी। फिर कुछ साल जीवन जिए, फिर वो कुछ अच्छा बनाएगा। हुँ, ऑन दी अदर हैंड, दूसरे एग्जाम्पल में किसी ने लाइफ जी ली, जी। उसका दिल टूटा या कुछ घूमा, वो ही मूव्ड ऑन, ही लर्नड फ्यू स्किल्स, हुँ, तो उसको थोड़ी जीवन की गहराइयाँ समझ आई, लेकिन जी। उसकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं है, उसके हुँ, टूल स्ट्रांग नहीं है, उसके अंदर कहानियाँ तो बहुत हैं, वो कहना बहुत कुछ चाहता है, काफ़ी ओरिजिनल चीज़ें हुँ, जो उसके अंदर है कि नहीं नहीं दोस्त लोगों ऐसे नहीं ऐसे होता है, जी। लाइफ में ये नहीं ये होता है, वो बताना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसका माध्यम नहीं है क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। हुँ, अगर वो राइटिंग फिल्म मेकिंग सीख लेगा तो वो भी अच्छी बात रहेगा। तो आप पहले सीख लें, थ्योरी कर लें, या लाइफ जी लें हुँ, प्रैक्टिकल, या वाइस वर्सा, लेकिन अच्छी बात आप तभी कहेंगे जब आपके पास दोनों होगी। तो इसलिए जब आप लिख रहे हैं, जी। दिल से लिखें, लेकिन दिल के साथ लिखने के साथ साथ थोड़ी आपकी स्किल भी हो, ताकि वो बात अच्छी भी है और कहीं भी अच्छे तरीके से गई है। इट गोज़ हुँ, फॉर बोथ फिल्म मेकिंग एंड राइटिंग। तो हाँ, दिल टूट के चीज़ें निकलती हैं अच्छी, अगर आप जी। उससे बाहर आ जाएँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दिल टूट के ही आप आर्टिस्ट बनते हैं, ऐसा भी नहीं है। सर, जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की शिव और नटराज के बारे में आपने बताया, जी, जी। तो ऐसे ही हमारे हिंदू मैथोलॉजी में जितने भी गॉड और गॉडेसेस हैं, उनके बारे में आप कैसे उनको आप डिपिक्ट करेंगे? इसमें कुछ लेयर्स हैं, तो जी, मैं उसको एक-एक करके लेता हूँ, क्योंकि श्योर। जब हम बात करते हैं ना, तो धर्म का मतलब भी हुँ, जो ऐसे हम रिलीजन बोलते हैं वो नहीं होता। जी। एस्ट्रोलॉजी में हम ग्रह बोलते हैं, प्लैनेट वो नहीं होता। हुँ, तो काफ़ी सारी लेयर्स हैं, तो मैं एक-एक करके क्लियर करता हूँ, नहीं तो हुँ, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। जी। अब माइथोलॉजी है ना, वो बड़ी नई है। ये जो जिन फ़ोटोज़ को हम देखते हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि करोड़ों साल पुरानी लाइफ है पृथ्वी की, और जब हमारा तारामंडल बना, सौर मंडल बना, तो करोड़ों साल हो गए, और हमारी ह्यूमन सभ्यता भी जो है, इसको हम कहते हैं वी ओनली 5000 ईयर ओल्ड, ऐसा भी नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए। वो सिविलाइजेशन पीक पे जाती है, फिर दोबारा शुरू होती है, साइकिल्स चलती रहती हैं। जी। तो हमारी मैथोलॉजी है वो बहुत बहुत ही नई है, सिर्फ 300-400 साल हुए हैं, हमने उनको फोटोज़ दी, और ये भक्ति युग आया तब ये हुआ। बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ पे एक चीज़ सबने पता बड़ी अच्छी क्या है, कि जिससे भी आपने पूरा यूट्यूब खोलो, पूरा गूगल खोलो, आप लिखो वेद क्या है, हुँ, तो सब लाइब्रेरियन बन गए। ये तो सबने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उसकी फिर फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, हुँ, उसमें ब्रह्मणा, अरण्यका, जी। संहिता और हुँ, उपनिषद, ये सब हमने ना उसको स्टैकिंग करनी सीख ली, लेकिन कोई ये बात नहीं करता उसमें है क्या। हुँ, भाई वेद में है क्या, वेद कहना क्या चाह रहे हैं, कितने हैं, कैसे हैं, कौन है, उससे क्या लेना देना, मतलब कॉन्टेक्स्ट लाओ, कंटेंट मत लाओ, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो बेसिकली बात होती है हजारों साल से वहां से शुरू। वेद में केवल और केवल सिर्फ साइंस है। हुँ, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम वैज्ञानिक और बिल्कुल साइंटिफिक हुँ, जगह होने के कारण भी हम रिलीजन में आ गए पिछले 1000-2000 सालों में।
नहीं तो उससे पहले हम बिल्कुल साइंटिफिक थे। अगर दोबारा भी हमें राइज करना है तो हमें साइंटिफिक होने की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे सारा जो था सिर्फ साइंस था। जो वर्ड्स हम आज यूज़ करते हैं ना, हिंदू वर्ड नहीं है उसमें, भगवान वर्ड नहीं है उसमें, कोई ऐसे इस तरह के वर्ड्स ही नहीं है उसमें जो हम आज यूज़ कर रहे हैं। ये वैदिक काल हो गया जो उसके अंदर है। उसका सारा रस जो है, पूरी जो एसेंस है फिलॉसफी, वो उपनिषद में है। अगर मैं ये बोलूँगा, अगर किसी को भी इंडियन फिलॉसफी या फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट की फिलॉसफी को जानना है जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस में आती है, उसमें कुछ ना कुछ करे, सिर्फ 6 फिलॉसफी पढ़ ले। न्याय वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, सांख्य योग, ये 6 दर्शन है। और 6 भी नहीं है, 3 ही है। सांख्य योग मतलब सांख्य उसकी थ्योरी, योग उसका प्रैक्टिकल, न्याय उसकी थ्योरी, वैशेषिका उसका प्रैक्टिकल, पूर्व मीमांसा भी ऐसे ही। तो वो एक दूसरे के पूरक है। फिलॉसफी में 3 भाग होते हैं, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स। तो इन 6 हमारी जो फिलॉसफी है इसमें सारा कुछ कवर है। द नेचर ऑफ नॉलेज, ओरिजिन्स ऑफ नॉलेज, हाउ टू स्टडी नॉलेज, और मेटाफिजिक्स पूरी सांख्य जो फिलॉसफी है। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ सांख्य फिलॉसफी से। पूरी साइंस है इसमें, जो आज हम कॉस्मोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स में कहते हैं वो सारा कुछ इसमें है। उसकी हमें इंटरप्रिटेशन करनी नहीं आती। अब मैं वापस मैथोलॉजी पे भी आता हूँ। फिर जब ये साइंस हमसे जाने लगी तो वहाँ से फिर आ गया मैथोलॉजी, क्योंकि लोग साइंटिफिक चीज़ समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वो बड़ी सूक्ष्म ज्ञान है। तो उसको समझाने के लिए कहानियाँ बन गई। लेकिन हमने गलती क्या करी आज के युग में, हम वो कहानियों को लिटरली ले लेते हैं कि वाकई कोई मतलब मंथन हुआ तो वाकई वहाँ राक्षस हैं या देव हैं। वो गैलेक्सी के फॉर्मेशन की कहानी है कि ब्लैक होल है हर गैलेक्सी के सेंटर में। कैथारसिस मतलब उसके बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस और जो पार्टिकल्स हैं। तो पूरी एक हमारी उसकी एक स्टोरी है आकाश गंगा की, जिसको हम मंदाकिनी भी कहते हैं, और मिल्की वे है। लेकिन हम उसको पूरी माइथोलॉजी को ना एट द फेस वैल्यू ले लेते हैं कि जैसे हमने कहानी सोची कि वाकई कोई लक्ष्मी पैर दबा रही है उनके बैठ के, ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली अब फोटोज की साइंस के पीछे जाते हैं। जो लक्ष्मी आप जब भी देखेंगे, उसका कैलेंडर देखेंगे या उसका स्कल्पचर देखेंगे, आप देखेंगे लोटस पे बैठी है। और लक्ष्मी क्या है? बेसिकली वेल्थ, द गॉडेस ऑफ वेल्थ। तो बेसिकली वेल्थ और एबंडेंस के बारे में जो मूर्तिकार है वो थ्रू साइंस वो ये समझाना चाह रहा है फोटो के द्वारा कि जो वेल्थ है ना वो स्टेबल नहीं रहती, वो आती है जाती है। तभी लक्ष्मी की फोटो में आप देखेंगे यूं है दोनों हाथ, एक से जा रही है एक से आ रही है। तो जो एक लॉ ऑफ मनी है जी आप तभी देखेंगे काफी अमीर लोग वो चैरिटी बहुत करते हैं। तो इट्स लॉ ऑफ गिविंग जी तो वो दर्शाया गया है। और ये एक नेचर दर्शाया गया है कि जो पैसा है ना वो एक बार आ गया तो जरूरी नहीं वो आपके पास ही रहेगा। इसलिए वो कमल पे है, आज है कल जा भी सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप सरस्वती को देखें, गॉडेस ऑफ नॉलेज, वो पत्थर पे बैठी हैं। यानी कि ज्ञान एक बार आ गया तो वो आपके पास रहेगा। उस ज्ञान का आप करते क्या है वो एक अलग बात है, बट वो ज्ञान आपके पास आ गया। तो ये सारी जो आइकॉनोग्राफी है ना उसके पीछे की हमें साइंस को जानना है। वो नेचर ऑफ फोर्सेस है नेचर की, उसको समझाने का तरीका है। बट हमारी गलती कि हम उसको लिटरली ले लेते हैं। और आजकल की जनरेशन उसको मानना नहीं चाह रही, क्योंकि अब दोबारा से भक्ति युग गया, अब दोबारा से रैशनैलिटी आ रही है। तो अब बच्चों को और रैशनल आंसर चाहिए, लॉजिक चाहिए। ये नहीं कि आप ये करें, भाई क्यों करें। और हमारे जो पुराने लोग हैं उनको ये पता नहीं, जो माँ बाप हैं या कुछ है। तो ये एक एनलाइटनमेंट आना बड़ा ज़रूरी है कि माइथोलॉजी के पीछे की साइंस पता लगे। जो शिव है ना उसमें भी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक शिव पार्वती वो है जिनको हम दिखाते हैं कैलाश पे, जैसे विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती, महादेव या कह लो तो महेश कहते हैं, तो शिव और पार्वती। बट एक शिव तत्व होता है जो चेतन, तो वो शिव जी अलग है, वो त्रिगुण है, सत्व रजस तमस, वो जो ट्रिनिटी है, होली ट्रिनिटी, जिससे फिजिकल यूनिवर्स मैनिफेस्ट हुआ, ये सारा अभिव्यक्त हुआ, और जिसको हम लाइफ कहते हैं, संसार कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ये इसीलिए बना क्योंकि ये 3 तत्व थे। अगर ये 3 तत्व नहीं होते तो शून्य शून्य ही रहता। तो शून्य जब मैनिफेस्ट होता है उसमें एक तत्व है शिव, एक है शक्ति। वो शिव शक्ति अलग है, वो है कॉन्शियसनेस, वो है एनर्जी, जिसको न्यू एजर्स कहते हैं लव, लाइट, साइंटिस्ट कहते हैं ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बात एक ही है, हम कहते हैं शिव और शक्ति। तो शिव शक्ति वो है कॉन्शियसनेस, एनर्जी। इन दोनों की लीला से, इनके प्ले से क्या बने? 3 एट्रीब्यूट्स, जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, सत्व रजस तमस, राइट। तो ऐसे करके साइंस है पूरी पीछे।
बट हम मैथोलॉजी में फंस जाते हैं और समझाने वालों को हम्म। समझाना नहीं आता। बट अगर आज का जो युग है इस साइंस को समझ जाए, देन वी कैन नॉट वी वोंट बी डूइंग जस्ट रिचुअल्स जस्ट बिकॉज वी हैव टू डू इट एंड जी। वी आर टोल्ड टू डू इट। सिर्फ हम मानने वाले नहीं, जानने वाले भी हो जाएंगे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे भी ये क्वेश्चन से जब मैं निकला जी कि यार हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारे नाना नानी दादा दादी मम्मी पापा सब करते थे, जी तो स्वाभाविक है, हमारे कल्चर में हमारे अंदर बस चुका है, तो आप क्वेश्चन करते हैं। बट ये जो जी। मैथोलॉजी हम देखते हैं, इसके पीछे एक साइंस है और इसको जी। जानना आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। उस दिन उस रात में हमने एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कुतुब मीनार के बारे में, और आपने बीच में एक चीज़ बहुत बढ़िया बोली कि, और शॉकिंग भी है कि आपने कहा ये कलयुग नहीं है हाँ, जिसको हम आज किसी से पूछो या किसी भी इंसान से पूछो, ये बोलेगा कि भाई ये कलयुग चल रहा है। तो इसके पीछे क्या है सर, ऐसा क्यों बोला आपने? इसकी भी लंबी कहानी है और काफ़ी लेयर्स हैं। एक्चुअली में क्या है कि जैसे मैंने उस दिन बताया था ना, टाइम के भी ऑक्टेव्स होते हैं। जी। तो हमें डे और नाइट है पहला ऑक्टेव। जो पृथ्वी है वो अपनी उस पर घूम रही है, तो उससे डे और नाइट मिला 24 आवर्स, रात दिन हुआ। उसके बाद पृथ्वी अपनी रोटेशन के अलावा सन के आसपास भी रिवॉल्व कर रही है, वो सेकंड ऑक्टेव हुआ। उसमें हमें सीजन्स मिल रहे हैं 4 और 1 साल मिल रहा है। लेकिन पूरा जो सोलर सिस्टम है वो भी तो ट्रैवल कर रहा है आउटर स्पेस में। तो हमारा सन जो है वो भी दूसरे सन के आसपास ऐसे घूमता है, क्योंकि एवरी हेवनली बॉडी इन द आउटर स्पेस इज बाउंड बाय सम काइंड ऑफ ग्रेविटी, लाइक द होल गैलेक्सी इज बाउंड बाय द ब्लैक होल इन द सेंटर। जो ब्लैक होल है सेंटर में, पूरे जो गैलेक्सी है वो उससे बंध के चल रही है, वो उसका इंजन है। उसी प्रकार हर स्टार जो है वो भी किसी दूसरी, और ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया, वो जो मॉडर्न जो भी कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं उन सारी इंस्टीट्यूट्स ने भी बोल दिया है कि इन द गैलेक्सी देयर आर बाइनरीज, तो इनको बाइनरी स्टार्स कहा जाता है। तो हमारा सन भी उस साइकिल में है। तो जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य की तरफ घूमती है और 4 सीजन मिलते हैं, वैसे जब सन अपनी साइकिल पूरी करता है उस स्टार के अराउंड, तो हमें 4 युग मिलते हैं, पीरियड्स मिलते हैं, जिनको हम कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग कहते हैं। बेसिकली वो 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 इस रेशियो में चलते हैं जी। तो इसको लगभग 24,000 साल लगते हैं करने के अंदर, 24,000 ईयर्स। कुछ लोग 25,920 ऐसा भी कुछ कहते हैं, तो वो भी सही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 24 इसलिए क्योंकि एक डॉपलर इफेक्ट होता है। जब 2 बॉडीज पास में आती है ना, तो वो स्पीड बढ़ जाती है। तभी मायन कैलेंडर में, क्योंकि मायन कैलेंडर भी काफ़ी साल पहले मैंने बड़ी रिसर्च करी और काफ़ी वेस्टर्नर्स भी इसमें रिसर्च कर रहे थे, तो सबका ये था इन्होंने 360 क्यों किया। जो एक साल को लेते हैं 365 की जगह 360 क्यों किया। तो जो शैलो माइंड है, वो एकदम एकेडमिक माइंड है, वो कहता है ओहो उनको पता नहीं था 365 होते हैं। ऐसा नहीं, मुझे को ऐसा लगता है जब वो लोग काउंट कर रहे थे, जब वो कैलेंडर बना 10,000 12,000 साल पहले, तो 360 साल ही लगते थे, क्योंकि स्टार, हमारा स्टार वो उसके पास था। और जो दूसरा स्टार है उसको कहा जाता है सीरियस है, और उसको हिंदी में मृगवाद कहते हैं, और केरला में टेम्पल भी है मृगवाद पे, और इजिप्ट में भी है। सो आई थिंक आवर एंशिएंट सिविलाइजेशंस दे न्यू समथिंग। तो अब ये सतयुग कलयुग कैसे चलता है कि जब हमारा सोलर सिस्टम आउटर स्पेस में चल रहा है, गैलेक्सी का इक्वेटर है ना, जैसे हमारी अर्थ का है और सोलर, तो वो पास जाता है तो लाइट ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा तारे सब। और जब फिर दूर जाता है, सो देयर इज़ अ पॉइंट विच इज़ क्लोजेस्ट टू द गैलेक्टिक इक्वेटर, वो सतयुग का टॉप पॉइंट है। और जो सबसे नीचे का जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपका कलयुग का। तो वो जो लास्ट सतयुग का टॉप पॉइंट था वो था 11,500 BC, और हमारे कलयुग का जो था वो था 500 AD। अब आप कहोगे ये कैसे। अब मैं एक और आपको एविडेंस देता हूँ। परमहंस योगानंदा का सबने नाम सुना है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, बड़ी वर्ल्ड फेमस है, इंडिया में भी सब लोग पढ़ते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उनकी बातें करते हैं। लेकिन 1949 में उनके जो गुरुजी थे श्री युक्तेश्वर गिरी, उनकी एक लेट 1800s में बुक आई थी द होली साइंस। उसका आई थिंक 5th 6th 7th एडिशन दोबारा से प्रिंट हुआ 1949 में। जब वो आया तो उसका जो प्रीफेस होता है ना बुक के, पहले आपने देखा प्रीफेस या प्रोलॉग होता है जो लिखते हैं, तो वो लिखा था फॉरवर्ड, आई थिंक वो लिखा था परमहंस योगानंद ने अपने गुरु की किताब के बारे में, द होली साइंस। तो उन्होंने जब साइन किया ना लिखने के बाद, तो लिखा अपना नाम परमहंस योगानंद,
और उन्होंने 1949 नहीं लिखा, उन्होंने लिखा 249 द्वापरा। अब उस वो क्यों लिखा उन्होंने? वो इसलिए लिखा क्योंकि उस टाइम पे 249 द्वापर चल रहा था। तो बेसिकली होता क्या है, जो ये साइकिल है, हम साइन वेव की तरह आउटर स्पेस में चल रहे हैं। अगर मतलब आपके पास कोई ऐसा टेलीस्कोप, या अगर इफ़ यू कैन पोजीशन योर सेल्फ, जैसे मान लो यहाँ का हम ड्रोन शॉट लें तो हम एक हेलीकॉप्टर व्यू ले सकते हैं इस पार्क की, हम जहाँ खड़े हैं। इसी प्रकार अगर आप गैलेक्सी के बाहर चले जाएं और देखें तो आप देखेंगे हम ये एक साइन वेव में चल रहे हैं, राइट। तो वो जो पीरियड होता है वो 4321 मैंने इसलिए कहा, वो सतयुग है 4000 साल, फिर 3000 साल, फिर 2000 साल, फिर 1000 साल, बट बीच में संधि काल होता है। संधि काल मतलब ट्रांजिटरी पीरियड। जब सतयुग से त्रेता आ रहा है और त्रेता से द्वापर आ रहा है तो बीच में ट्रांजिटरी है, तो वो 10% है। तो 4000 का 10%, 400 शुरू में जब त्रेता से, क्योंकि एक तो असेंडिंग हो गया जाते हुए, 12,000 जाते हुए, 12,000 साल आते हुए, 12,000 साल जाते हुए, 12,000 साल आते हुए। तो जब वो जो संधि काल है 400 का शुरू में, 400 का बाद में, तो 4800 का हो गया सतयुग। 3000 का 10% 300, तो 300 जब सतयुग से तो त्रेता हुआ, त्रेता से द्वापर आया वो संधि काल, तो 3600, 300 और 300 600, 3000 और 600, तो 4800, 3600, 2400 और 1200। तो कलयुग भाइयों 1200 साल का होता है सिर्फ, और हम कहते हैं 4,32,000। अच्छा, अब ये भी है, ये कि हुआ कैसे? अब इसमें किसको ब्लेम करें? क्यों ये मान्यता चलती आ रही है, और क्यों पंडित पुरोहित सब कहते हैं कि कलयुग है, और इतना ज़्यादा हमारे अचेतन मन में घुस गया इंडियंस के लिए। हम जब भी कुछ बुरा होता देखते हैं ना, हम कहते हैं अरे और क्या होगा, कलयुग ही तो है। हम कुछ भी देखते हैं गलत हो रहा है, हम कहते हैं कलयुग ही तो है। हमने इसको एक एक्सक्यूज बना लिया है। दिस इज ऑल बुलशिट अगेन। बेसिकली क्या है, जब युधिष्ठिर के बाद ये टाइम आया उनका, या राजा परीक्षित का टाइम आया, तो जब राजा परीक्षित के टाइम पे उनको पता लग गया युधिष्ठिर को, और जो उनके एडवाइजर थे ना, ऋषि मुनि लोग उनके एडवाइजर होते थे, तो उनको पता लग गया कि भाई कलयुग आ गया जी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रस्थान किया हिमालय की तरफ, कि अब जब कलयुग आ गया तो अब समय जो है वो बर्बाद हो जाएगा, नॉलेज जो है वो चले जाएगी लोगों से, सो डार्कनेस आएगी, अंधकार फैलेगा। तो युधिष्ठिर और अपने एडवाइजर्स जो ऋषि मुनि थे 4, वो सब चले गए हिमालयास। जो नीचे जो उनके एडवाइजर थे काउंट करने वाले, वो थोड़े 1-2 जनरेशन के बाद भूल गए। तो उन्होंने एक दे दिया, अगर शास्त्रों में लिखा था ये टाइम, उनको लगा यार कि अगर अनाउंस कर देंगे कलयुग है तो लोग डर जाएंगे, तो जस्ट टू परपेचुएट के नहीं अभी तो द्वापर ही चल रहा है, अभी कलयुग नहीं आया, तो उन्होंने सालों को लंबा कर दिया। जो वर्ष थे, साल थे, उन्होंने बोला कि ये दैव्य ईयर्स है, तो अगर 1 साल है तो वो भगवान का 1 साल है। तो अगर ह्यूमन ईयर्स में देखें तो ये 360 बनते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो इसलिए उसने वो काउंटिंग बढ़ा दी कि अगर 1200 साल है तो इंटू इतने कर दो, 30 या 360 जो भी था, मेरे को पूर्ण रूप से याद नहीं, बट आप इनको इंटू कर दो तो उससे 4,32,000 निकलता है। यानी कि उसमें से सिर्फ अभी हमारे 3-4 हज़ार साल निकले, अभी लाखों वर्ष कलयुग रहेगा। दिस इज ऑल नॉनसेंस, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो राजा परीक्षित के टाइम कलयुग आया, जिनको पता था वो हिमालय चले गए, युधिष्ठिर और ऋषि मुनि। जिनको पता था उन्होंने कहा इनको डिक्लेयर मत करो, लोगों में थोड़ा वो हो जाएगा, तो द्वापर ही चलने दो। तो उसके लिए उन्होंने एल्मेनेक इज डॉक्यूमेंट विच टाइम कीपिंग जिसमें हम करते हैं कैलेंडर्स, तो उसमें उन्होंने उसको टाइम बढ़ा दिया। तो तब से वो एक जो गलती, एक एरर किया, वो एरर को हम आज तक खींचते ला रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी साइकिल है वो है 24,000 साल की, 4800, 3600, 2400 और 1200। तो 700 BC में वो शुरू हुआ, तो 1200 साल लगाओ 700 BC से 500 AD तक। तो डिसेंडिंग जो सतयुग था, फिर त्रेता, द्वापर, और फिर जब 700 BC में कलयुग शुरू हुआ तो 1200 साल, तो 700 जीरो तक आए, फिर 500, 700, 500, 1200, तो 500 AD। 500 AD में डिसेंडिंग कलयुग खत्म हो गया था। फिर 500 AD में शुरू हुआ असेंडिंग कलयुग, वो आया 1700 तक। तो डार्क एज क्यों कहते हैं कालीयुगा को? काली मीन्स एज ऑफ डार्कनेस, एज ऑफ नेसेसिटी। इंसानियत वहाँ पहुँच जाती है पृथ्वी पे जहाँ पे हम नेसेसिटीज के लिए तड़पते हैं। और तभी आप देखेंगे आज से 1000 साल पहले वो जो 500 AD का टाइम था ना, जो उस टाइम पे कितना वो था, कॉन्कर करना है राजा, और कहीं भी जाओ मार दो, वहाँ आप राज कर लो,
यू नो इट वाज वेरी टमल्चुअस टाइम. वहाँ पे मार काट और कॉन्करिंग, यू नो, पावर का एक ऐसा वो था, और इतनी ज़्यादा एबंडेंस भी नहीं थी. बट द्वापर को कहते हैं एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. जब द्वापर शुरू होने लगेगा तो ह्यूमैनिटी दोबारा से फाइनल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने लगेगी. तभी आप देखें 1700 में ख़त्म हुआ कलयुग, असेंडिंग, फिर असेंडिंग द्वापर शुरू हुआ. तो सारी जितनी इन्वेंशन है, ये आपका फैक्स, टेलीग्राफ, टेलीग्राम, टेलीफोन, ये सब सारी चीज़ें, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे कब आने लगे? 1700s के बाद सारी इन्वेंशन हुई. फिर वो संधि काल, जैसे मैंने कहा, वो चलेगा. तो ये 2400 का 200 साल, तो 1900 में वो शुरू हो गया था. अब 1949, अब 1700 में अगर ख़त्म शुरू हुआ द्वापर, तो 1949 कितने हो गए? 249. तभी परमहंस योगानंदा ने लिखा 249 द्वापरा. उन्होंने वो डेट डाल के साइन किया. कोई भी बुक उठा के देख ले, द होली साइंस बाय श्री युक्तेश्वर गिरी. तो अब आप देखेंगे जैसे ही 1949 में वो बुक आई और वो संधि काल भी खत्म हुआ, पूरा द्वापर शुरू हो गया, वैसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन आता है और कहता है एनर्जी एंड मैटर इज वन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और वी एंटर इनसाइड द एटम. हम पहले उस एटम से बाहर थे. माइक्रोस्कोप की भी इन्वेंशन 1700s में 1800s में हुई थी. तो जैसे हम एटम के अंदर पहुंचे, नाउ वी आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द सटल रियलिटी, लाइफ इनसाइड द एटम. तो अब जो द्वापर है ना, अब ये हाई जाएगी. अब अगले 1000-2000 साल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स एज अपने शिखर पे जाएगी. और जब भी ट्रांजिशन होती है ना, तो थोड़ा कौतूहल होता है, थोड़ी सी वॉर या डिस्टर्बेंस या कुछ होगा, फिर एक नई आएगी, त्रेता, एज ऑफ माइंड. वो मैग्नेटिज्म की एज है. तो बेसिकली जो इसके अगर दूसरे नाम लिए जाए, तो कलयुग हो गया एज ऑफ नेसेसिटी या डार्क एज, द्वापर हो गया एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एज, और त्रेता हो गया एज ऑफ माइंड या मेंटल एज, और सतयुग हो गया स्पिरिचुअल एज या एज ऑफ स्पिरिचुअलिटी. सो ये साइकिल चलती रहती है, यही साइकिल चल रही है. तो ये जो बहाना है ना कि भाई ये तो कलयुग है, ऐसा नहीं है भाई. कलयुग पहले था, बहुत था, और आजकल मीडिया से पता लग रहा है लोगों को. लोग सोचते हैं आजकल गंद ज़्यादा, ऐसा नहीं है. पहले मीडिया नहीं था तो ये खबरें आप तक पहुंचती नहीं थी. आज से 100-200 साल पहले जाएं तो परिवारों में पता नहीं क्या क्या था, क्या क्या चलता था, सब कुछ होता था ये सारी चीज़ें. लेकिन बाहर अब आई हैं, और जब एक बार बाहर आती है तो मिट्टी छिट जाती है. सो द कलयुगा इज बिहाइंड अस, दैट इज द गुड न्यूज़, एंड वी आर इन द एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. दैट्स व्हाई यू सी एवरीथिंग गेटिंग इलेक्ट्रिक, यू नो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. अब ये अपने शिखर पे जाएगी, AI, रोबोट्स, ये सब हो जाएगा. लेकिन ये कितना कितना बड़ा मिसकंसेप्शन फैला रखा है, मतलब आपके हिसाब से. मतलब आप यूट्यूब खोल के देखो, यहाँ पे गूगल करो, ये जो आपने फिगर बताई है 4 लाख समथिंग, हर किसी के ज़बान पे यही है. देखो, सही गलत कुछ नहीं होता, जान के कोई कुछ नहीं करता. जब एक झूठ सदियों से चला है ना, तो वो हमें सच लगने लगता है. अगर एक ही चीज़ आप बार बार रिपीट करेंगे तो उसको ही आप, वो आपकी मान, तो ये ऐसा झूठ नहीं है जो मान लीजिए सार्थक है या सिद्धार्थ है, हमने अपने बचपन से सुना और अभी 25-30-40 सालों के अंदर हमारे अंदर बैठ गया. ये जनरेशन्स का है, ये सदियों से चला आ रहा है. तो इसको तोड़ना, किसी को पहली बार बताओ तो झटका लगता है, यू नो, एकदम, अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है. तो लगा है, वो लगा है. तो ये, लेकिन ऐसा ही है. इसकी आप साइंस को जानने की कोशिश करें, इसकी आप रिसर्च करें तो आपको पता लगेगा. प्लस आप इसको बैक करें जो आपके शास्त्रों में लिखा है, जो कि यही लिखा है 24,000 साल, उसमें कहीं 4,32,000 नहीं लिखा. ये बाद में मनुस्मृति और जो पुराण आए उसमें हमने लिख दिया. और कभी कुछ ये भी होता है कि, यू नो, समथिंग सूट द एजेंडा ऑफ पीपल हु आर रूलिंग द पीपल, तो उनको वो एजेंडा सूट करता है, तो इसलिए वो चीज़ों को फेमस किया जाता है ताकि वो इग्नोरेंस बनी रहे. और मुझे लगता भी है, यू नो, वी परपेचुएट इग्नोरेंस. लाइक समटाइम्स वी से यार ये चीज़ें कभी चेंज ही नहीं होती. बट पहले मैं भी इन चीज़ों से लड़ता था, यार क्यों नहीं होती, मतलब इतना सिंपल तो है. जब सड़कें इतनी सुंदर दिल्ली कैंट में हो सकती हैं क्योंकि वो मिलिट्री एरिया है, तो गुड़गांव में क्यों नहीं है यार. मैं जब गाड़ी घर से निकालता हूँ उसमें वहीं से गड्ढे से ही जाना है. करोड़ों के फ्लैट बेचती है लेकिन आपके वो गड्ढा नहीं भरा जा रहा. ऐसा नहीं कि वो हर स्किल इशू नहीं है, वो व्हील इशू है. बेसिकली क्या है कि हम वो कह देते हैं यार, लेकिन वो जो चेंज है ना, वो मुझे लगता है वो परपेचुएट किया जाता है. पीपल आर kept in that position not to change things but to keep things as they are. This is the sad truth of our country somehow. Anyway, इतनी सीरियस बात करने के बाद थोड़ा सा फन लेके आते हैं. हाँ बिल्कुल.
थोड़ा मैं रैपिड फायर की तरह मेरा कुछ सवाल है, मैं पूछता हूँ आपसे। इतना घूमने के बाद में ट्रस्ट की बात करते हैं, तो कोई ऐसा कौन-सा पहला इंसान है जो आपके दिमाग में आता है? एक्चुअली मदर ही हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने मेरे को इतनी इंडिपेंडेंस और स्पेस दी, कभी ये नहीं बोला कि शादी कर, ये कर, वो कर। जी, जैसा मैं कर रहा था उन्होंने मुझे अलाउ किया, जी। सो आई ट्रस्ट हर क्वाइट अ लॉट। बट मैं ये कहना चाहूँगा अपने आप को भी, और लोगों को भी कहूँगा भाई सबसे हुँ, पहले अपने आप को ट्रस्ट करो, हुँ। फिर दूसरे को। कोई एक ऐसी जगह पे अपनी ट्रैवलिंग जर्नी में जो जहाँ पे आप जाके आपको सुकून मिला और आप चाहो ये जगह पे सबको जाना चाहिए? एक्चुअली पहले तो मुझे जगहों ने सुकून दिया, लेकिन फिर अपनी जर्नी में मैं वहाँ पहुँचा जहाँ सुकून मेरे अंदर आ गया। अब मैं जिस जगह पे हूँ, उसको जगह को सुकून में डाल देता हूँ। तो ऐसा कहना रहेगा, बट हाँ, काफ़ी जगहें हैं इंडिया के अंदर। मतलब मैं तो समझ नहीं आ रहा कितनी लंबी लिस्ट है, बट अगर जल्दी-जल्दी कुछ बताना हो मेरे फेवरेट टॉप ऑफ फेवरेट द बताओ। माइंड आ रही हो, तो जैसे लद्दाख में देखिए आप, एक है लामायुरु। लगता ही नहीं कि हुँ। आप प्लैनेट अर्थ पे हो, लगता कोई और जी, प्लैनेट है। जी, जी। नुब्रा वैली है। बहुत उसी प्यारा। प्रकार एक चंद्रताल लेक है हिमाचल में, वो हो गई। फिर एक पराशर लेक है, पराशर मुनि जहाँ पे रहते थे, जहाँ से सारी एस्ट्रोलॉजी आई, वो जी। मंडी से हिमाचल में ऊपर जाके है। तो ऐसी काफ़ी जगहें हैं। गोवा में सब लोग बीचेस पे जाते हैं, बट एक बहुत 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेत्रावली में, जहाँ मैं हुँ। योगा स्कूल भी चलाता था, वो भी खूबसूरत है। मतलब मैं रुक नहीं सकता, फिर रैपिड फायर नहीं रहेगा, बहुत जगहें हैं, बहुत जगहें हैं। ठीक है। अच्छा, अपनी जर्नी के अंदर कोई ऐसा सीक्रेट जो आप अभी तक आपने किसी को नहीं बताया? नहीं मतलब सीक्रेट सीक्रेट तो ऐसा नहीं है, बट कोई हाँ। ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो बहुत हाँ, फनी? इंसिडेंट, अरे यार तुमने मुझे क्या याद करा दिया। एक एक एक्चुअली वाकई में ऐसा इंसिडेंट है जो किसी को नहीं पता, बट वो कहीं नेचर या कोई ऐसे पहाड़ों की कहानी नहीं है। आई वॉज ट्रैवलिंग, और बीच में मैं आई वॉज विजिटिंग पुणे। पुणे में मेरा दोस्त था, हुँ। तो वहाँ पे मेरा एक और दोस्त है केरला से, जी, आजकल हिमाचल रहता है, वो भी योगा टीचर है। जी। तो वो भी आया हुआ था, उसका घर था, जिसके दोस्त के घर मैं भी आ रहा था, तो हमने कहा चलो तीनों मिल लेंगे। अब हुआ क्या, जिसके घर गए वो और उसकी वाइफ वो चले गए कहीं बाहर, हुँ। उनको कुछ काम था। जो केरला से दोस्त आया हुआ था वो और मैं घर पे थे। हमने पूरा दिन बैठे, चाय वाय पी, खाना खाया, गप्पे मारी। उसके बाद उसको जाना था, तो वो उसको जब, मैं सिर्फ शॉर्ट्स में था, बॉक्सर्स पहने हुए थे, घर पे थे, गर्मियों का टाइम था। तो मैं दरवाजे के बाहर उसको छोड़ने आया लिफ्ट के पास। तो ये घर है, ये घर का दरवाजा है, ये लिफ्ट है। तो मैं उसको सी ऑफ कर रहा था, वो हवा से दरवाजा बंद हो गया। अब मैं बॉक्सर शॉर्ट में घर के बाहर, दरवाज़ा बंद, मेरे पास चाबी नहीं, और जिनका घर है हस्बैंड वाइफ को कहीं गए हुए हैं, तो वो तो चले गया। अच्छा, अब जब वो चले गया तो मेरे को इतना पता था, हस्बैंड वाइफ ने बताया था कि सड़क पार ही उनकी मदर इन लॉ रहती हैं, हुँ। उनका घर है। तो मैंने कहा क्या करूं क्या करूं, मैं तो 5 मिनट खड़ा रहा वहीं पे, निक्कर पहन के, लोग भी कहेंगे ये क्या कर रहा है। हाँ। तो मैं फिर लिफ्ट पकड़ के नीचे गया, मरता क्या नहीं करता। तो मैं सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड के पास गया, तो उनसे मैंने पूछा, तो वो जानते थे इनको, तो कहते हैं हाँ उनकी मदर रहती है, ये नंबर है। तो मैंने कहा यार बॉस ऐसे ऐसे हो गया, मैं तो निक्कर में हूँ, बॉक्सर शॉर्ट्स में। तो उसने मुझे अपनी शर्ट दी। जी, सिक्योरिटी गार्ड जो आके गार्ड की ड्रेस पहनता है, जी। बट जो घर से अपनी शर्ट पहन के आया था, मैंने वो शर्ट पहनी, हुँ। निक्कर के ऊपर, नंगे पैर मैं सड़क पार करके दूसरी सोसाइटी में गया, उनकी मदर इन लॉ से चाबी लाया, ऐसे करके मैं एंटर हुआ। अच्छा, लगता था कि यहीं कहानी ख़त्म हो जाएगी, इतनी एम्बेरसिंग मोमेंट है। लेकिन जब मैं ऊपर आ गया, सब कुछ हो गया, अब मैं नहाने गया, हुँ। क्योंकि वैसे ही मैं नीचे नंगे पैर भी गया था, और उनकी शर्ट भी पहनी थी, और निक्कर में सुबह से नहाए नहीं थे, गप्पे मार रहे थे। अब क्या, मैं नहाने चले गया, अब घर में कोई था नहीं, मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया। पीछे से हस्बैंड वाइफ आ गए, मैं नहा रहा था, उसकी वाइफ ने, अब इससे आगे मैं क्या करूँ? तो ये है वही अरे कहानी। वाह, वाह! अच्छा ठीक है, लास्ट सवाल। जब आप बिल्कुल स्ट्रेस हो अपने अपने वर्क से, अपनी राइटिंग से, ऐसा कौन-सा गाना है जो सबसे पहले आपके माइंड में आता है सुनने का? यार मुश्किल क्वेश्चन है, सार्थक नहीं है। एक एक फेवरेट आर्टिस्ट बता दो मुझे। पता है क्या, काफ़ी साल तो जब मैं सोलो ट्रैवलिंग कर रहा था, मैंने लिरिक्स छोड़ दिए थे, क्योंकि हुँ। मेरे अंदर से लिरिक्स निकलते थे। मैं सिर्फ म्यूज़िक सुनता था, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, चाहे वो डाउन टेम्पो हो या हुँ, गॉट इट। प्रोग्रेसिव म्यूज़िक हो, जी, लेकिन सिर्फ ट्यून्स, समझ या गया। फिर क्लासिकल हुँ। पियानो, क्लासिकल गिटार, जी, पुराना क्लासिकल म्यूज़िक, लेकिन बिना लिरिक्स के, क्योंकि वो बेस्ट है, लिरिक्स मेरे को चाहिए नहीं थे उस वो टाइम पे बेस्ट ना, है। मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो सालों साल, 10-12 साल मैंने लिरिक्स सुने ही नहीं। बट अब क्या है कि अब ना मूड पे डिपेंड करता है। मान लीजिए अब मेरे को यहाँ आना था, तो मेरे को लगा कि यार ये मंत्र मैंने सुनना है, सुन लिया। अगर आना था, मुझे लगा यार वो हिंदी गाना चल रहा है मोहित चौहान का, फिर से उड़ चला, मुझे बहुत पसंद है, मेरा बड़ा फेवरेट गाना है।
वो सुन लिया, बट मैं एक गाना मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कई बार वो इंग्लिश भी हो सकता है, कई बार वो मूड पे डिपेंड इनफैक्ट कल मैं कहीं जा रहा था, हाँ कल मैं जा रहा था तो मैंने सुशीन श्याम है एक म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर साउथ के, तो उन्होंने काफ़ी मूवीज़ में काम किया, इवन आवेशम में भी उनका म्यूजिक है, अच्छा, तो मैं उनका म्यूजिक सुनता जा रहा था, बड़ा ही कमाल का, आवेशम के गाने बहुत अच्छे बहुत लगते हैं बढ़िया। मुझे, इल्यूमिनाटी, सारे ही बहुत अच्छे गाने हैं, सुशीन श्याम जी, कमाल, वाह। मतलब आप कह रहे हो मूड पे डिपेंड करता है, हम्म। मूड फिर और चीज़ों पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, सो देयर आर, आई जी, कैन नॉट ठीक पॉइंट है, माई फिंगर डाउन टू वन श्योर सॉन्ग, श्योर, या मज़ा आ गया, ठीक है। सर आपके साथ बात करके ऐसा लगता है कि टाइम कहाँ चला गया समझ नहीं आता। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है आज के लिए, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं ना, वो हाँ सीडो हाँ साइंस आपके हिसाब से उसका क्या मतलब है? हाँ, काफ़ी एक्चुअली आजकल की जनरेशन और जो पढ़े लिखे हैं एकेडमिक्स हैं, और वो सही भी हैं, क्योंकि उनको एक लॉजिकल आंसर मिल नहीं पाता, सो अ लॉट ऑफ पीपल से एस्ट्रोलॉजी इज अ सूडो साइंस, जी, but I spent a lot of time, especially in all these three sciences. I consider them working in tandem: योग, आयुर्वेद एंड एस्ट्रोलॉजी। तो ये तीनों साथ में काम करती हैं। तो बेसिकली देखिए, या तो आप ये भी ना मानिए, जब हमें कोई बताता है कि वेवलेंथ काम करती है, और जब रेडियो आप सुनते हो तो वो दिखती थोड़ी है, बट काम कर रही है ना। इंटरनेट जब आप यूज़ कर रहे हो, घर में वाईफाई लगा है, वो आपको वेवलेंथ दिख नहीं रही, काम तो कर रही है ना। तो बेसिकली क्या है, एज ह्यूमंस वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस थ्री डायमेंशनल फाइव सेंस रियलिटी। तो इसमें होता क्या है कि वी आर ट्यून टू, द विजन इज ट्यून टू इंफ्रारेड टू अल्ट्रावायलेट। तो हम सिर्फ इंफ्रारेड से अल्ट्रावायलेट तक ही एक्सेस कर पाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि लाइट और नहीं है, लाइट में और भी बड़ा 99% स्पेक्ट्रम है, हम सिर्फ लाइट का इतना सा स्पेक्ट्रम कैप्चर कर पाते हैं, इंफ्रारेड से अल्ट्रावायलेट। अब जहाँ तक बात है साउंड की, हम कैप्चर कर पाते हैं 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, एनीथिंग बिलो 20 हर्ट्ज इज सबसोनिक, एनीथिंग अबव 100,000 20,000 हर्ट्ज इज अल्ट्रासोनिक। तो बेसिकली तभी आपने देखा जो डॉल्फिन है, जब आप डॉल्फिन के पास जाओ तो वो आपकी फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि दैट ऑपरेट ऑन 15 हर्ट्ज, तो वो सबसोनिक है। तो अगर आप लविंगली उसको करो ना तो वो रिस्पॉन्ड करती है। जो बैट्स हैं चमगादड़, वो 100,000 फ्रीक्वेंसी पे, सो एवरी थिंग इज अट्यून टू देयर ओन फ्रीक्वेंसी। तो एज ह्यूमंस वी आर लिमिटेड फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज साउंड एंड साइट, फ्रॉम इंफ्रारेड टू अल्ट्रावायलेट, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो हर जगह है ना, करोड़ों साल से, जब से ये तारे बने, प्लैनेट्स बने, तब से वो रेडिएशन आ रही है, स्टार से रेडिएशन आ रही है, अर्थ पे हिट होती है, तो उसका कोई तो इम्पैक्ट होगा, इफेक्ट होता है। तो बेसिकली होता क्या है, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, जैसे ही आप पैदा होते हैं, आप जैसे ही फिजिकल वर्ल्ड में प्रकट हुए, राइट, आप बाहर आए जैसी, तो आपके ऊपर वो रेडिएशन लगी जी, तो उस टाइम पे जब आप पैदा हुए, उस टाइम पे जो ईस्टर्न होराइजन पे साइन राइज हो रहा है, मैंने बताया था ना 360 डिग्री है, पूरा स्फीयर, सेलेस्टियल स्फीयर 360 डिग्री का है, उसको हमने 12 हाउस में बांट दिया, 12 जोडिएक में, तो 30 डिग्री का एक हाउस हो गया। तो जो भी साइन वहाँ राइज हो रहा है उसको आपका असेंडेंट कहते हैं, राइजिंग साइन। सो दैट इन अ वे बिकम्स योर प्रिडोमिनेंट पर्सनैलिटी। दैट इज व्हाई वी से इफ समबडी इज सैजिटेरियस राइजिंग, सो ही इज एडवेंचरस, ही इज ट्रूथफुल, ही इज नॉट डिप्लोमेटिक। अगर कोई लिब्रा असेंडेंट है तो ही इज बैलेंस्ड, ही इज कैरिज्मेटिक। या कोई टॉरस असेंडेंट है तो हम कहते हैं प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो आपका एक ना फिजिकल बॉडी बन जाती है जहाँ पे भी, क्योंकि जब आप पैदा हुए उस टाइम पे आकाश की स्थिति क्या थी, उसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपका हॉरोस्कोप बन गया, जी, राइट। तो जहाँ मून है वो आपके इमोशंस हो गए। तो ये आदमी माइंड से कैसा होगा, इमोशनली कैसे रिस्पॉन्ड करेगा सिचुएशंस को, वो बताएगा आपका मून किस साइन में है, किस हाउस में है, किस नक्षत्र में है। आपका सन आपका सोल, तो सोल आपका सन है, मून आपका माइंड है, और लग्न आपकी बॉडी है। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें पूरी वो क्लास लग जाएगी, लेकिन हाँ इसके पीछे भी साइंस है। लेकिन मैं इनको भी गलत नहीं कहता जो कहते हैं सूडो साइंस है, क्योंकि इनको वो रैशनल आंसर नहीं मिल पा रहे। और मैं पंडितों को भी गलत नहीं करूंगा। देखो 4 चीजें फेमस है, मांगलिक, साढ़े सती, कालसर्प योग, इसी को बेच के दुनिया चल रही है। जो देखो पढ़ा लिखा भी होगा ना, जब लाइफ में आपका बुरा फेस चल रहा है तो आप ना इलॉजिकल चीजें भी करने को तैयार हो कि यार क्या ही पता, आप 1% चांस लेते हो कि क्या पता हो जाए, तो यू आर विलिंग टू ट्राई एवरीथिंग। तो आप किसी पंडित के पास जाते हो,
वो कहता है ये पहन लो या ये चले जाओ या मंदिर कर लो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप कर भी लेते हो कि अगर हो गया तो बेसिकली क्या है, पंडित लोग वो इसलिए करते हैं क्योंकि इससे उनका बिजनेस चलता है, क्योंकि फियर इज बिग बिजनेस, यू नो, इट इज नॉट ओनली इन एस्ट्रोलॉजी, इवन इन जी। पॉलिटिक्स, इन अदर बिजनेसेस वी आर सेलिंग फियर। इंश्योरेंस क्या है, मतलब मर गए तो पहले मार दो, तो मतलब हर जगह फियर ही बिक रहा है। वो भी आप फियर से ही तो करा रहे हो ना, कि हाँ यार अगर मैं नहीं रहा तो घर का क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा गाड़ी लग गई तो, दीज आर अननोन फियर्स। तो बेसिकली क्या है, उनको इसलिए सूट करता है पंडितों को कि उनका धंधा चलता है, कि कोई डर गया, अरे मांगलिक ऐसे नहीं, शादी हुई तो ऐसा हो जाएगा, चलो जी चढ़ावा चढ़ाओ, अरे इनकी तो साढ़े सती है, बेड़ा गर्क, ये वाली पूजा कराओ, अरे इनको तो काल सर्प दोष है, अरे इनकी राहु शांति राहु शांति पाठ कराओ। तो बेसिकली ना इसलिए वो सूडो साइंस लगती है। और इसमें लेकिन मैं लोगों की भी गलती कहूँगा, लोगों को भी लॉजिक नहीं चाहिए। जैसे डॉक्टर पे जाओ ना, आपके अगर घुटने में दर्द हो रहा है, आप कह रहे डॉक्टर क्यों हो रहा है, कौन सा टेंडन, कौन सा लिगामेंट, मुझे नहीं जानना, मुझे तो ठीक कर दो। तो पंडित पे भी जाते हैं ना, हमें साइंस नहीं जाननी, यार तू बता मैंने कहाँ पे मत्था टेकना है, कहाँ चढ़ावा करना है, मेरे विपता मेरे से जाए। तो हमारे क्वेश्चन चार ही हैं, फाइनेंस को लेके, रिलेशन को लेके, करियर को लेके, कि या तो पैसे की दिक्कत आ गई, या हेल्थ की कोई दिक्कत आ गई, या करियर समझ नहीं आ रहा, तो हम पंडित को ढूंढते हैं। आजकल तो और बड़ी बात है, आजकल 90% लोगों का, आजकल बड़ी ऐप हो गई एस्ट्रोटॉक वगैरह, वहाँ पे क्वेश्चन पता आप हैरान हो जाएंगे क्या है, 90% क्वेश्चन आजकल के बच्चे वहाँ, सर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे, कब तक अनब्लॉक करेगी, अरे यार कमाल ही हो गया। तो मैं क्या करूं। तो बेसिकली इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस, इट एक्चुअली इज द ओल्डेस्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज द ओल्डेस्ट साइंस, इट इज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद आवर प्लैनेट एंड व्हाट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इट। तो मेदिनी ज्योतिष में हम देखते हैं पूरी अर्थ पे क्या इफेक्ट आएगा, वेदर वगैरह को लेके और इवेंट्स को लेके, और हो रहा होती है पर्सनल कि आपकी लाइफ में कैसे होगा, लेकिन प्रिडिक्टिव नहीं है। इसमें इसलिए नहीं जाना चाहिए कि यार मेरी भविष्यवाणी हो जाएगी, लड़का ये बनेगा, लड़की ऐसे, शादी। आप इसको इसलिए जानिए, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू ascertain looking at your horoscope that what might be your strengths, your mental, emotional and spiritual strengths, what might be your weakness, so that you can work on your weakness and live your life holistically, more consciously. तो ये इसलिए है, बट वो मुझे ऐसा लगता है इसको ना लाइफ कोचिंग कहना चाहिए, वैदिक लाइफ कोच, जिसमें आप योगा, आयुर्वेद और इसका इस्तेमाल करके काउंसलिंग कर पाए। लेकिन हाँ, मेडिकल एलोपैथी की अपनी जगह है, हाथ कट गया तो क्या भाई ऑपरेशन करेंगे ही ना, सर्जरी करेंगे ही। लेकिन आयुर्वेद को जब तुम कहते हो कि ऐसे, तो वहाँ पे वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो अकेडमिक्स रैशनल आदमी इसलिए मानने को तैयार नहीं, बट आयुर्वेद सिर्फ एक आपको 5 एलिमेंट्स की साइंस बता रहा है कि आपकी बॉडी में ये वाला एलिमेंट प्रिडोमिनेंट है, इसको बैलेंस करने के लिए आप ये डाइट कर लें, आपके लिए ये खाना अच्छा है, आपके बस इतना है। तो वो बैलेंसिंग करने के लिए सारी चीज़ें, लाइफ संतुलन से चलती है, और लाइफ को संतुलन करने के लिए ज्योतिष है, आयुर्वेद है और योग है। तो मेरे लिए वो सूडो साइंस नहीं है। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर टाइम निकाला। और हम आई एम श्योर पब्लिक देखेगी, वो कुछ ना कुछ इसमें से घर लेके जाएगी और उस पर चर्चा करेंगे, बैठ के बात करेंगे। मज़ा आ गया आपसे बात करके सर। और आप कुछ जाते तो कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, घर लेके क्या जाएंगे, लोग घर बैठ के देखेंगे। बट मैं ये कहूँगा, जैसे आपने कहा कि लोगों को काफ़ी आंसर्स मिले होंगे, मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि लोग मेरी बातों से आंसर लें, ये मेरे आंसर हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि लोगों को ये एपिसोड देख के शायद उनके क्वेश्चन जागें, बिकॉज आई फील एवरीबडी हैज़ देयर ओन जर्नी। आपका स्वधर्म है, आपका भी अपना धर्म है, आप अपना बनाएं। तो मेरी बातें आपके लिए जो है वो उधार है। सो आई वुड एक्चुअली से कि अगर आपके क्वेश्चंस जागे तो ये एपिसोड बहुत अच्छा था। आंसर आप अपने खुद ही ढूंढें। तो मुझे अपने आंसर मिले, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, आप भी अपने कंफर्ट जोन से निकल के आंसर्स ढूंढने जाएंगे, आपको अपने मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू।